मेरे देवर बिलाल के वलीमे में खाने तकसीम करने के दौरान मेरे हाथों से एक मेहमान की कीमती ड्रेस पर सालन गिरा तो मेरी सास राशिदा बेगम ने गरम गरम सूप का एक प्याला मेरे चेहरे पर फेंक दिया। मेरे शोहर शहजाद ने तैश से मेरी तरफ देखा और चिल्लाकर बोला, निकल जाओ यहाँ से। मैं मुड़ी और सीधे होटल के रिसेप्शन पर जाकर 80 लाख की बुकिंग कैंसिल कर दी, जिसका नतीजा ये निकला कि 400 मेहमानों को सबके सामने भूखा रहना पड़ा। मेरे शोहर का पूरा ख़ानदान मेरी इस जुर्रत को देखकर हक्का बक्का रह गया। उनके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकला। 2 दिन पहले की ही बात है कि 5 स्टार होटल की इंतज़ामिया ने जब वलीमे के बिल की रसीद थमाई तो मेरी उंगलियां बुरी तरह कांपने लगी। उस सफ़ेद कागज़ पर साफ साफ छुपा 80 लाख का दर्द एक तेज़ चाकू की तरह मेरे दिल को चीर रहा था। ये मेरी 3 साल की सख्त मेहनत की पूरी कमाई थी। वो पैसा जो मैंने सुबह सवेरे से लेकर रात देर तक बगैर रुके काम करके जमा किया था, उसमें वो पेंशन का पैसा भी शामिल था जो मेरे वालिदैन हाजी साहब अब्दुर्रहमान और शाहिदा बेगम ने मेरी शादी के वक्त चुपके से मुझे दिया था। मेरी वालदा ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़े हुए कहा था कि यह पैसा तुम्हारे बीमार होने या बच्चे की पैदाइश के वक्त हंगामी सूरत हाल के लिए है, किसी को कभी मत बताना। लेकिन अब मेरा सारा पसीना और आंसू कराची के सबसे बड़े शानदार मैरिज हॉल के जिम में जाने वाला था, सिर्फ एक रात की इस शानदार पार्टी के लिए जो मेरे शोहर के खानदान के लिए झूठी शान का निशान थी। मैं अमले की राहदारी के एक कोने में छुपी हुई थी। पीली मध्यम रोशनी मेरे झुके हुए चेहरे को पूरी तरह रोशन नहीं कर पा रही थी। बावर्ची खाने से आ रही मसाले की महक मेरी नाक में चुभ रही थी। काली मिर्च वाले चिकन की तेज खुशबू और तंदूरी लो भूनने की लजीज खुशबू मिलकर ऐशो इशरत का एक समा बना रही थी। लेकिन मेरा पेट सिर्फ मचल रहा था। किसी को नहीं पता था कि आज मेरे देवर बिलाल की इस शानदार शादी के लिए मुझे अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अपना इज्जत नफ्स भी दांव पर लगाना पड़ा। मेरे शोहर का ख़ानदान लाहौर के एक मारूफ ख़ानदान के तौर पर जाना जाता था। वो हमेशा अपनी नाक थोड़ी ऊंची रखते थे, खुद को पक्के लाहौरी होने पर फख्र करते थे। लेकिन इस शानदार खोल के पीछे अंदर का हिस्सा तवील अरसे से खोखला हो चुका था। उनकी रगों में बसी झूठी शान उन्हें सादा शादी करने की इजाज़त नहीं दे रही थी। ऊपर से मेरे होने वाले देवर के मंगेतर नादिया कराची के एक बड़े रियल एस्टेट ताजर की इकलौती बेटी थी, एक असली अमीरजादी। मेरी सास को डर था कि समधी वाले उन्हें कम ना समझे और पड़ोसी उन पर हंसे ना, इसलिए उन्होंने अपनी हैसियत से बढ़कर काम करने का फैसला किया। 2 महीने पहले एक खानदानी मुलाकात में मेरी सास राशिदा बेगम ने पुख्तगी से ऐलान किया कि बिलावल की शादी लाहौर में सबसे शानदार होनी चाहिए। हम समधी वालों से शान में कम नहीं रह सकते। लेकिन जब बात पैसे की आई तो उन्होंने सिर्फ 20 लाख निकाले, जिन्हें उन्होंने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी बताया। बाकी का बोझ उन्होंने हम पर डाल दिया, मुझ पर और मेरे शोहर शहजाद पर, बड़े भाई और भाभी की जिम्मेदारी के तौर पर। मेरे शोहर की तो बात ही मत पूछे। उनकी तनख्वाह मुश्किल से पूरी पड़ती थी और हमेशा उनके खर्चात पर खर्च हो जाती थी। उनका मिजाज बिल्कुल अपने वालिदैन जैसा था, झूठी शान से भरा हुआ। अपने वालिदैन की बात सुनते ही उन्होंने फौरन सीना ठोकते हुए ऐलान कर दिया कि वो अपने भाई के लिए सब कुछ संभाल लेगा। आखिरकार वो भारी माली बोझ पूरी तरह मेरे कमज़ोर कंधों पर आ पड़ा। मैंने उसे समझाने और पैसे बचाने के तरीके बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे तमाम तर तजावीज़ को नज़रअंदाज कर दिया गया। उल्टे उन्होंने मुझ पर कंजूस और ख़ानदान के साथ हिसाब किताब करने का इल्ज़ाम लगाया। न चाहते हुए भी घर में अमन बरकरार रखने के लिए मुझे अपनी सारी बचत खर्च करनी पड़ी। अचानक मेरे बैग में पड़े फ़ोन की तेज़ घंटी ने मेरे दुखी ख्यालात को तोड़ा। स्क्रीन पर 2 लफ्ज़ लिखे थे, अम्मी जान। मैंने जल्दी से फ़ोन उठाया, इससे पहले कि मैं सलाम कह पाती मेरी सास की तेज़ और सख्त आवाज़ दूसरी तरफ से गूंजी, इतनी तेज़ कि मेरे फ़ोन को अपने कान से थोड़ा दूर करना पड़ा। कहाँ छुपी हो तुम? मेहमानों लॉबी में भर गए हैं, लेकिन तुम्हारी शक्ल तक नहीं दिख रही। क्या इस बूढ़ी माँ को अकेले मेहमानों का इस्तकबाल करने के लिए छोड़ दिया है? बस को हिदायत देना भी ठीक से नहीं आता, बिल्कुल निकम्मी हो, सिर्फ रोटियां तोड़ना जानती हो। मैंने कड़वा घूंट पिया, अपनी आवाज़ को पुरसकून और शाइस्ता रखने के लिए एक गहरी सांस लेने की कोशिश की। अम्मी जान, मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में ही थी, आपके ज़रिए मांगे गए इजाफी मशरूबात और ख़िदमात का बिल पे कर रही थी। अब हो गया है, मैं बस आ रही हूँ। उन्होंने बात काट दी। और कौन सा बिल? बहुत हो गया। तुम्हारे शोहर ने तो कहा था कि सब कुछ हो चुका है। तुम काम चोरी के बहाने मत ढूंढो, जल्दी यहाँ आओ। बस संधि वालों का ख़ानदान आने वाला है। क्या तुम एक कछुए जैसी सुस्त बहू की वजह से हमें शर्मिंदा करना चाहती हो? मेरी सास ने फ़ोन काट दिया। खुश्क डिस्कनेक्ट टोन ने मेरे नाक के सिरे को चुभाया। तुम्हारे शोहर ने कहा था कि सब कुछ हो चुका है।
शहजाद ने शादी के लिए एक पैसा भी नहीं दिया था, लेकिन अपने वालिदैन और रिश्तेदारों के सामने वो हमेशा सारा क्रेडिट खुद ले लेता था। वो कहता मैं उसे पैसे दूंगा तो भी वही अदा करेगी, लेकिन मैं उसका मिजाज भी अच्छी तरह जानती थी। उसके हाथ में पैसा या तो दोस्तों पर खर्च होता या किसी जाली क्रिप्टो सरमायाकारी में डूब जाता। इसलिए मैंने इसरार करके खुद ही सब कुछ अदा किया। नतीजतन मेरी नजर सास की नज़र में मैं एक कंजूस बहू बन गई, जो एक उदास चेहरा बनाने के अलावा कोई तावन नहीं करती थी। मैंने अदायगी की रसीद को एहतियात से मोड़ा और अपने चमड़े के बैग में सबसे गहरी जेब में रख दिया। ये बैग 4 साल से इस्तेमाल कर रही थी। उसके कोने घिस चुके थे और उसका जिप अक्सर अटक जाता था। पिछले महीने मैंने एक नया खरीदने का सोचा था, लेकिन अपने देवर की शादी का खर्च बढ़ाने के लिए मैंने वो इरादा छोड़ दिया। मैं राहदारी में एक बड़े आईने के सामने खड़ी हुई, अपनी गुलाबी रेशमी साड़ी और नीचे बंधे जेवरात को ठीक किया। मैं तेजी से इस्तकबालिया हॉल की तरफ बढ़ी। मैंने खुद से वादा किया कि कोई थकावट या दुख का इजहार नहीं करूंगी। मुझे एक बड़ी मुस्कुराहट बरकरार रखनी थी। जैसे ही मैं अंधेरे राहदारी से बाहर निकली, हाल में लगे क्रिस्टल झाड़ की चकाचौंध रोशनी से मेरी आंखें चुंधिया गईं। वो शानदार कमरा घंटे भर अलग रहा था, जो लिली और गुलाब की तेज खुशबू से भरा हुआ था। शानदार कपड़ों में मेहमान आपस में बातचीत कर रहे थे, जिनके दरमियान में ग्लासों के टकराने की झनकार सुनाई दे रही थी। लेकिन इस ऐशो इशरत और हजूम के दरमियान में बहुत अकेली और अलग थलग महसूस कर रही थी। मैं एक लोंडी की तरह इधर उधर भाग रही थी, अमले को मेज़ों को दोबारा तरतीब देने की हिदायत दे रही थी, ऑडियो टीम से माइक्रोफोन का शोर कम करने के लिए कह रही थी, फिर ये यकीनी बनाने के लिए वापस जा रही थी कि संप्रेषण टावर ठीक से बना है। पसीने से अथड़ा एक नौजवान अमला मेंबर मेरे पास दौड़कर आया। फातिमा मैडम, बावर्ची खाने में शाही पनीर की सजावट के लिए काजू कम पड़ गए हैं, अब क्या करें? मैंने पेशानी सकेड़ी। एयर कंडीशनिंग की पूरी सलाहियत के बावजूद मेरे माथे पर पसीना आ गया था। कम कैसे पड़ गए? मैंने मेहमानों की तादाद से 10% ज़्यादा का ऑर्डर दिया था, ये मुमकिन नहीं है। अमले ने अजीब तरह अपना सर घुसाया। अभी अम्मी जान बावर्ची खाने में आई थी, उन्होंने कहा कि समधी जी के सामने सब कुछ शाही दिखना चाहिए, इसलिए हर प्याले पनीर में ढेर सारे काजू और बादाम होने चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ भी खाली नहीं दिखना चाहिए, इसलिए स्टॉक कम पड़ गया। मैंने एक लंबी सांस ली। लाचारी के एहसास ने मुझे घेर लिया। मेरी सास हमेशा ऐसी ही थी, इन मामलात में दखल देती थी जिनकी उन्हें समझ नहीं होती थी। उन्हें कभी मिकदार या रेस्टोरेंट के असूलों की परवाह नहीं थी। उनके लिए जो मानी रखता था वो सिर्फ खोखली शान थी, नताइज की परवाह किए बगैर। ठीक है, शेफ से कहो इजाफी स्टॉक में से थोड़ा काजू ले लो और ऊपर से ढेर सारा हरा धनिया और गरम मसाला छिड़क दो, ताकि भरा हुआ और खुशबूदार लगे। अहम यह है कि हर प्याला भरा हुआ दिखे। जल्दी करो, इस्तकबालिया बस शुरू होने वाला है, हम मेहमानों को इंतज़ार नहीं करा सकते। बावर्ची खाने के मसला हल करने के बाद मुझे मेहमानों का इस्तकबाल करने के लिए फिर से दाखिली दरवाजे की तरफ भागना पड़ा। मेरे 7 सेंटीमीटर ऊंची एड़ी की सैंडल पहने मेरे पाँव जख्मी हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों सुइयां चुभ रही हों, लेकिन एक पल के लिए भी बैठने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं थोड़ी सी ढीली पड़ी तो मेरी सास उसे 1 महीने तक मुझे ताना देने का बहाना बना लेगी। दूर ताज़ा फूलों से सजे मेहराब के नीचे मेरी सास अपने शोहर के साथ खड़ी थी, अपनी कटी पार्टी की सहेलियों के साथ खिलखिला कर हंस रही थी। उन्होंने मैरून रंग की ब्रोकेड वाली बनारसी साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें सुनहरे धागे की कढ़ाई थी। उनके गले में बहरे जनूबी के मोतियों का हार था और उनकी उंगलियां सोने की अंगूठियों से भरी हुई थी। बाहर से वो बहुत खूबसूरत और मुहज्जब लग रही थी, लेकिन जब वो मुझे देखती थी तो उनकी आंखों में जो तीखी और दुश्मनाना नजर होती थी वो बिल्कुल भी मुहज्जब नहीं थी। मैं मेहमानों का इस्तकबाल करने आगे बढ़ी, चाहे मेरा दिल फिक्रों और दुख से भारी था। मैंने जितना मुमकिन हो सका रोशन मुस्कुराहट देने की कोशिश की। ये एक लंबी और धक्का देने वाली रात की बस शुरुआत थी। तकरीबन 7:30 बजे जब आधे से ज्यादा मेहमान आ चुके थे, एक शानदार स्याह सेडान लॉबी के सामने आकर रुकी, जिसने सबका रुख अपनी तरफ खींच लिया। दरवाजा खुला और मेरे देवर बिलाल पहले उतरे। उस दिन का दूल्हा एक शानदार शेरवानी में बहुत जच रहा था, उसके बाल जल से चमक रहे थे। वो तेजी से कार की दूसरी तरफ आया और बहुत शाइस्तगी से दरवाजा खोला। नातिया एक मलका की तरह कार से उतरी। उसने एक क्रीम रंग का डिजाइनर लहंगा पहना हुआ था, जो उसके जिस्म पर बिल्कुल फिट था। उस पर चमकते नगीने जड़े हुए थे और लहंगा का लंबा दामन फर्श पर फैला हुआ था। उसके गले और कानों में एक शानदार हीरे का सेट क्रिस्टल झाड़ के नीचे चमक रहा था। नादिया का चेहरा एक मशहूर मेकअप आर्टिस्ट के जरिए पूरी तरह सजाया गया था।
जो एक अमीर घर की बड़ी शहजादी के मखसूस गुरूर को जाहिर कर रहा था। अपनी होने वाली बहू को देखकर मेरी सास की आंखें कार की हेडलाइट की तरह चमक उठी। वो अपनी सहेलियों को छोड़कर एक चौड़ी मुस्कुराहट के साथ लड़खड़ाती हुई दौड़ी। अरे मेरी बहू आज कितनी खूबसूरत लग रही है, जैसे जन्नत से कोई हूर उतर आई हो। पूरे लाहौर में मेरी बहू से ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं होगा। नादिया ने एक हल्की सी मुस्कुराहट दी और लापरवाही से मेरी सास का हाथ थामा। उसकी आवाज में शिकायत मिली हुई थी। अरे मेहमानी जी, आप भी ना। मैं तो आम सी लग रही हूँ। इस डिजाइनर ने लहंगा बहुत जल्दी में बनाया, इसलिए मुझे ये पसंद नहीं आया। कमर मेरे मुताबिक थोड़ी बड़ी है। नहीं नहीं, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ठीक है। ये तुम्हारे जिस्म की शक्ल को बहुत अच्छी तरह निखार रहा है। चलो अंदर चले। मेहमान और रिश्तेदार दुल्हन को देखने के लिए बेताब हैं। मैं दाखिली दरवाजे पर एक बड़े फूलों के गुलदान के पीछे खड़ी थी। जैसे ही वो करीब आए, उनका इस्तकबाल करने के लिए तैयार थी। अचानक नादिया ठीक मेरे सामने से गुजरी। उसकी तेज नजरों ने लाल कलीन को सजाने वाले ताज़ा फूलों को देखा और फिर दोनों तरफ के बड़े गुलदान पर रुकी। उसने अपनी पेशानी सुकेड़ी। उसके होंठ सिकुड़ गए और उसने खुले आम नाराजगी के लहजे में कहा, फातिमा भाभी, ये फूल कहाँ से मंगवाए हैं? इतने गवार क्यों लग रहे हैं? मैंने कहा था ना कि डट से दरामशुदा गुलाब फूल इस्तेमाल करना, जिनकी पंखड़ियाँ बड़ी और रंग गहरा लाल हो। ये क्या छोटे छोटे मुकामी गुलाब इस्तेमाल किए हैं, और साथ में बेसिस ब्रेथ भी कितना देहाती लग रहा है। इसमें बिल्कुल वो शाही एहसास नहीं है। मैं अपनी जगह पर जम गई, जैसे किसी ने मुझे थप्पड़ मारा हो। ये फूल मैंने 1 महीने पहले ऑर्डर किए थे, शहर की सबसे मशहूर फूलों की दुकान से। सबसे महंगी किस्म के ये सुपर क्वालिटी के मुकामी गुलाब थे। हर कली ताज़ा और मोटी थी और उनकी कीमत भी सस्ती नहीं थी। उसके अलावा नादिया ने शुरू में जो बजट मांगा था वो बिल्कुल गैर अमली था। उसे सिर्फ दरामशुदा चीज़ें चाहिए थी, लेकिन मेरे ससुराल वाले एक पैसा भी इजाफी देने को तैयार नहीं थे। मुझे इस तरह के फूलों की सजावट फराहम करने के लिए अपनी जेब से काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ा था। मैंने अपना गुरूर दबाया और आहिस्ता से समझाया, नादिया, दरामशुदा गुलाब आजकल मिलना मुश्किल है और लंबे सफ़र में ख़राब होने का ख़तरा रहता है। इसके बजाय इन गुलाबों को मैंने एक एक करके एहतियात से चुना है। जब उन पर रोशनी पड़ेगी तो ये बहुत चमकदार और गर्म दिखेंगे। देखो, उनका गहरा लाल रंग तुम्हारे लहंगे से मेल खाता है, तस्वीरों में बहुत अच्छा लगेगा। नादिया ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। वो बिलावल की तरफ मुतवज्जो हुई और नखरे से बड़बड़ाई, बिलावल देखो ना, फातिमा भाभी को काम तो लापरवाही से ही किया है, लेकिन बहाने बहुत हैं। ये मेरी जिंदगी की एक बार की शादी है। अगर उसे ऐसे सादा तरीके से किया गया तो मेरे दोस्तों और अब्बा के कारोबारी पार्टनर्स के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। अगर मुझे पता होता तो मैं अब्बा से कहती कि कराची से किसी पेशावर इवेंट ऑर्गेनाइजर को बुला लेते। खानदान पर भरोसा करने का यही नतीजा होता है। अपनी प्यारी होने वाली बहू को मुंह बनाते देखकर मेरी सास ने फौरन मुझे घूरते हुए कहा, तुमने ये कैसा काम किया है? नादिया ने ठीक कहा था कि अगर सब कुछ आला दर्जे का और शानदार होना चाहिए, और तुमने पैसे बचाने के लिए ऐसे सस्ते फूल इस्तेमाल किए और हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। तुम्हें पता नहीं नादिया का खानदान कौन है? वो करोड़पति है। उनकी पसंद ऊंची है, तुम्हारी तरह नहीं जो गवार हो, जिसे कोई तमीज ना हो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमें धोखा देने की? सबके सामने मेरे इज्जत नफ्स को कुचल दिया गया। मैंने अपनी साड़ी का पल्लू भींचा और अपने नाखूनों की थैली में चुभने के दर्द का एहसास मैंने अपने आंसुओं और चीखों को रोकने के लिए किया, जो रुकने वाली थी। सस्ता, इस हाल की सजावट के लिए ताज़ा फूलों की लागत ही 5 लाख से ज़्यादा थी, और वो उसे सस्ता कह रहे थे, जबकि इस काम के लिए उन्होंने मुझे एक पैसा भी नहीं दिया था। ये सब मेरे पसीने और आंसुओं की कमाई थी। अम्मी जान, मैंने अपनी सलाहियत के मुताबिक पूरी कोशिश की है। हमारा बजट महदूद था, इसलिए मुझे भी सोचना पड़ा। बस थोड़ी सी बात पर बजट बजट करने लगती हो। मेरी सास ने बीच में ही टोक दिया। उन्होंने अपनी आवाज़ धीमी कर ली ताकि आसपास के मेहमान ना सुन सके, लेकिन उनका लहजा उस तीर की तरह था। तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें अपने देवर के लिए एहसार करना सीखना चाहिए। सिर्फ फूलों के मामले में इतना हिसाब किताब कर रही हो, तभी तो तुम्हारा शोहर तुमसे तंग आ चुका है। जल्दी से अपना ये उदास चेहरा हटाओ, ये मनहूसियत मत फैलाओ। अंदर जाओ, रिश्तेदारों की मेज फिर से चेक करो। अगर एक और गलती हुई तो देखना तुम। उसके बाद मेरी सास नादिया की तरफ मुतवज्जो हुई। उनके चेहरे पर फौरन एक झूठी मुस्कुराहट लौट आई। उनका रवैया थैली पलटने जितनी तेजी से बदल गया। बेटा छोड़ो, जिन लोगों को कोई तमीज़ नहीं है उनसे बात मत करो, वरना तुम भी परेशान हो जाओगी। मैं अभी अमले से कहकर लाइट थोड़ी ठीक करवाती हूँ, देखना और भी खूबसूरत लगेगा। सबसे अहम तुम हो जो इतनी खूबसूरत लग रही हो। तुम जहाँ खड़ी हो वहीं सबका ध्यान है।
फूल तो बसे मंजर हैं। नादिया ने हल्की सी नाक सुकेड़ी और फिर शान से अपना लहंगा उठाती हुई चल दी। मुझे एक तौहीन अमीज नजर देना नहीं भूली। उसका शोहर बिलावल अपनी भाभी का थोड़ा सा भी दिफा न कर सका। वो बस अजीब तरह मुस्कुराया और एक वफादार नौकर की तरह अपनी बीवी के पीछे चल दिया। मुझे लॉबी में अकेला छोड़ दिया गया। मेरे सीने में दर्द भर गया, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। मैंने चारों तरफ देखा। मेहमान अब भी आ रहे थे और मीठी मौसीकी बज रही थी, लेकिन मेरे कान अभी सुने गए तानों से भरे हुए थे। मैंने उन लाल गुलाबों को देखा जो रोशनी में खूबसूरती से खिल रहे थे। वो मेरी आखिरी कोशिश की तरह दिख रहे थे। खूबसूरती पेश करने के लिए अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन आखिर में सिर्फ तनकीद, सस्ता कहा गया और बर्बाद कर दिया गया। मैंने एक गहरी सांस ली, आंसू रोकने के लिए छत की तरफ देखा। मत रो फातिमा, तुम यहाँ नहीं रो सकती। तुमने 80 लाख खर्च किए हैं। कानूनी तौर पर तुम इस इस्तकबालिया के मालिक हो। अब तुम्हें मजबूत रहना होगा और देखना होगा कि ये किस किस्म का ड्रामा है। मैंने एक झूठी मुस्कुराहट ओढ़ी और एक अच्छी मेज़बान के तौर पर अपना किरदार जारी रखा, लेकिन मेरे दिल के अंदर गुस्से की आग जलने लगी, जो इतने लंबे अरसे से दबाए गए मेरे सब्र को झुलसाने के लिए तैयार थी। रात 8 बजे इस्तकबालिया हाल खचाखच भर चुका था। 400 मेहमान, जिनमें से ज्यादातर मेरे ससुर के कारोबारी पार्टनर और समधी खानदान के जाने वाले थे, सफेद मेजपोश के गोल मेजों पर बैठे थे। गरम पीली रोशनी कमरे में फैली हुई थी। गिलासों की झनकार और लोगों की हंसी एक जश्न का माहौल बना रही थी। मैं मेजों के दरमियान से निकली। मेरी आंखें एक रेडार की तरह घूम रही थी, ये जानने के लिए कि कहीं कोई चीज या नैपकिन की कमी तो नहीं। बहुत ज्यादा दौड़ भाग करने के बायस मेरे बाल बिखर गए थे। मेरी गर्दन पर आने वाले पसीने से मेरे माथे के बाल चिपक गए थे। दोपहर के खाने के बाद से मैंने कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ पानी की एक बोतल के सहारे थी। मेरा पेट भूखने लगा था। स्टेज के करीब से आगे की वीआईपी मेज पर मेरे शोहर शहजाद हाथ में रेड वाइन का गिलास लिए खड़े थे। उनका चेहरा सुर्ख हो रहा था। वो कुछ दौर के चचाओं के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। शहजाद ने आज नेवी ब्लू सूट पहना था, जो मैंने पिछले हफ्ते अपना सालाना बोनस के पैसों से खरीदा था। उनके बाल पोमेड से चमक रहे थे। एक नज़र में वो एक कामयाब ताजर लग रहे थे। फिक्र मत कीजिए चचा जी, वो प्रोजेक्ट यकीनी तौर पर मेरे हाथ में है। मुझे तरक्याती मंसूबे की मालूमात 1 महीने पहले ही मिल गई थी। अगर आप सरमायाकारी करते हैं तो मैं 4 गुना मुनाफा की जमानत देता हूँ। शहजाद ने इत्मीनान से भरी आवाज में कहा, जो पस मंजर की मौसीकी की आवाज को भी दबा रही थी। वाह, बहुत उम्दा शहजाद, तुम्हारा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। इतनी कम उम्र में पैसा कमाना सीख गए। मैंने सुना है कि बिलावल की ये शादी भी ज्यादातर तुमने ही संभाली है। बहुत शानदार है। उस चचा ने तारीफ में सर हिलाते हुए अपना गिलास उठाया। शहजाद ने सीना ठोकते हुए इत्मीनान से हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं चचा जी, इकलौता भाई है। मैं उसका बड़ा भाई होकर मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा। वालदैन तो अब बूढ़े हो गए हैं, उन्हें आराम करने दीजिए। बेहतरीन खाने से लेकर करोड़ों की सजावट तक ये सब मैंने ही तैयार किया है। मैंने कहा था ना, अगर पार्टी करनी है तो पूरी तरह करो, कंजूसी मत करो। मैं एक बड़े सतून के पीछे खड़ी थी, उससे कुछ ही कदम दूर अपने शोहर के झूठ को साफ साफ सुन रही थी। तेज से मेरी पीठ अकड़ गई। उसने तैयार किया। अफसोस, वो मेरा हाथ था, मेरा पसीना, मेरा पैसा और मेरे आंसू। तुमने इस खानदान के लिए किया ही क्या है, सवाए शराब पीने और लोगों के सामने दिखावे के। मैंने अपना तेज रोका और उसके पास जाकर हल्के से उसकी कहीं को छुआ। मेरे थके और परेशान रूप को देखते ही उसके चेहरे पर मसनूही मुस्कुराहट फौरन गायब हो गई। उसकी आंखों में साफ नापसंदीदगी थी, जैसे मेरी मौजूदगी ने रिश्तेदारों के सामने उसकी तस्वीर खराब कर दी हो। क्या कर रही हो, देख नहीं रही मैं अहम मेहमानों से बात कर रहा हूँ। अगर कुछ कहना है तो बाद में कहना, शहजाद ने रूखेपन से कहा। उसके सांस से शराब की बू आ रही थी। मैंने अपनी आवाज धीमी कर ली ताकि सिर्फ हम दोनों सुन सके। उसके गरूर को बरकरार रखने के लिए, शहजाद, एक जरूरी काम है। समधी पिक्स की फहरिस्त से 10 लोग ज्यादा ले आए हैं। मिंच के करीब वीआईपी इलाकों में कुर्सियां कम हैं। क्या आप बराए करम हमारे रिश्तेदारों से एक मेज बगल में हटने के लिए कह सकते हैं। मैंने अमले से एक इजाफी मेज तैयार करने के लिए कहा है, लेकिन बर्तन सेट करने में वक्त लगेगा। शहजाद ने पेशानी सकेड़ी और अपना हाथ झटक दिया। तेज से उसका चेहरा गुस्से से भर गया। पागल हो गई हो क्या, तुम्हारा दिमाग कहाँ है। वो सब बड़े बुजुर्ग हैं, उन्हें ऐसे ही उठने के लिए नहीं कहा जा सकता। ये बदतमीजी होगी। लोग क्या सोचेंगे। तुम उसे खुद संभालो। अमले से कुछ और कुर्सियां लगाने के लिए कहो। थोड़ा सा हटाकर बैठने में क्या हर्ज है। इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे रिपोर्ट करनी आ गई।
लेकिन शहजाद वीआईपी इलाका पहले से ही भरा हुआ है। अगर और कुर्सियां लगाई तो लोग चल नहीं पाएंगे, मेहमानों को बहुत तकलीफ होगी। उसके अलावा समधी पिक्स एक अलग मेज चाहता है, वो साथ में नहीं बैठना चाहते। अरे चुप रहो, शहजाद ने बीच में ही टोक दिया। उसकी आवाज़ ऊंची हो गई, जिससे बगल की मेज पर बैठे लोग मुड़कर देखने लगे। तुम बहुत परेशान करती हो। एक औरत होकर सिर्फ कुर्सियां तरतीब नहीं कर सकती, क्या बनोगी तुम? मैं यहाँ करोड़ों के कारोबार की बात कर रहा हूँ। अपने छोटे मोटे मामला से मुझे परेशान मत करो, खुद सुलझाओ, मेरा गुस्सा मत बढ़ाओ। फिर वो मुड़ा और अपने चचा के साथ फिर से गिलास उठाने लगा, एक खुश मिजाज चेहरा बनाकर जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आइए चचा जी, एक और ड्रिंक लेते हैं। औरतें ऐसी ही होती हैं, उनके मामले बड़े उलझे हुए होते हैं। मैं अपने शोहर की चौड़ी पीठ को देख घूरती हुई वहीं खड़ी रहेगी, जो बहुत अजनबी लग रही थी। क्या ये वही शख्स था जिससे मैंने पूरे दिल से मोहब्बत की थी, जिससे मैंने अपने वालिदैन की मुखालफत के बावजूद शादी की थी? उसने कसम खाई थी कि वो मेरी हिफाजत करेगा और मुझे एक दिन भी दुखी नहीं होने देगा। लेकिन अब 400 लोगों के सामने मैं इतनी अकेली और जलील महसूस कर रही थी। जिस शख्स को मेरा सहारा होना चाहिए था, वही मुझे सबसे ज़्यादा दूर धकेलने वाला था, मुझे सबसे ज़्यादा नीचे दिखाने वाला और मुझे एक परेशान को नौकरानी समझने वाला बन गया था। जिल्लत और दुख का एहसास मेरे पूरे जिस्म में फैल गया। मैं उसके चेहरे पर चिल्लाना चाहती थी, जिस करोड़ों के कारोबार की तुम बात कर रहे हो, वो सिर्फ एक ख्याल और कर्ज है, लेकिन जो 80 लाख मैंने तुम्हारी शान बरकरार रखने के लिए खर्च किए हैं, वो असली पैसा है, मेरे पैसे और आंसुओं की कमाई है। लेकिन मैं खुद को रोक लिया, मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं कर सकती थी। मेरे वालिदैन ने मुझे हमेशा अपने शोहर का एहतराम बरकरार रखना सिखाया था। मैंने अपने आंसू निगल लिए और मुड़कर उसी गंदगी को साफ करने चली गई जो मेरे शोहर और उसके खानदान ने बनाई थी। मैंने दिल ही दिल में कहा, मजबूत बनो, बस आज रात के लिए बर्दाश्त कर लो। उस रात के ख़त्म होने के बाद मैं सब कुछ एक साथ निपटा दूंगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये रात ना सिर्फ लंबी महसूस होगी, बल्कि एक फैसला कुन रात भी बनेगी, जो मेरे बेवकूफ़ाना सब्र को ख़त्म कर देगी और एक नागज़ीर अलमिया को जन्म देगी। इवेंट मैनेजर से बहुत मिन्नतों के बाद आखिरकार मुझे वीआईपी इलाके के कोने में समधी पिक्स के इजाफी मेहमानों के लिए एक इजाफी मेज़ मिल गई। इस्तकबालिया बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो गया। मंच की बत्तियां बंद कर दी गई, सिर्फ एक स्पॉटलाइट बची जो बीच में लाल कलीन के रास्ते पर मरकूज थी, जहां बिलावल और नादिया हाथ में हाथ डाले चल रहे थे। रोमानवी मौसीकी और मेहमानों की ज़बरदस्त तालियां। मैं सर्विस टेबल के पास एक अंधेरे कोने में चली गई, जो पूरे प्रोग्राम पर नज़र रखने और अपने पाँव को थोड़ा आराम देने के लिए एक हिकमत अमली जगह थी। मंच पर खुशी से चमकती नादिया को देखकर मेरे दिल में 3 साल पहले हुई अपनी शादी की याद ताज़ा हो गई। इस वक्त हमने एक तंग और गर्म कम्युनिटी हॉल में शादी की थी। खाना सादा था और मेरी शादी का जोड़ा सबसे सस्ता किराए का था, जिसका रंग थोड़ा फीका पड़ चुका था। मेरी सास ने कहा था कि ख़ानदान के माली हालात ठीक नहीं है और कर्ज अभी तक नहीं चुकाया गया, इसलिए एक नौजवान जोड़े के तौर पर हमें मुस्तकबिल के लिए बचत करनी चाहिए। मैंने यकीन किया और कुछ भी नहीं मांगा। मैंने बस उम्मीद की थी कि हम एक खुश खानदान बनने के लिए मिलकर सख्त मेहनत करेंगे। लेकिन अब दोनों बहू होने के बावजूद हमारे साथ जो सलूक हो रहा था, वो आसमान और ज़मीन का फ़र्क था। एक शहजादी और सिंड्रेला की तरह। रस्मी प्रोग्राम जैसे शमेन टावर और केक काटना ख़त्म हो गया। बिलावल और नादिया को फिर दोनों वालिदैन के साथ खाना खाने के लिए बीच की मरकज़ी मेज़ पर ले जाया गया, जैसा कि मैंने मंसूबा बनाया था। वेटर खाने की ट्रॉलियाँ खेलने लगे। वक्त बचाने और शानदार असर देने के लिए स्टार्टर एक सेट में पेश किए गए। मलाई, मशरूम सूप, पनीर टिक्का और स्पेशल तंदूरी मछली ख़ास तौर पर बड़ों के लिए बनाई गई थी, गरम गरम पेश की गई। जैसे ही खाना मेज़ पर रखा गया, खुशबू उठी और खुशबूदार महक फैली। मैंने फिक्र के साथ मरकज़ी मेज़ का रद्द-ए-अमल देखा। ये सब मेरे ज़रिए चुनी गई महंगी अशिया इस्तेमाल करके बनाया गया था। ताहम तूफ़ान पहले नवाले से ही शुरू हो गया। मैंने देखा कि नादिया ने एक पनीर का टुकड़ा उठाया, उसे अपनी नाक के करीब ले गई, फिर नाक भून चढ़ाकर उसे बेरुखी से अपनी प्लेट में वापस रख दिया। उसने मेरी सास के कान में कुछ पूछा, लेकिन उसकी आवाज़ जानबूझकर इतनी तेज़ थी कि आसपास के लोग सुन सकें। अम्मी जान, ये पनीर टिक्का ताज़ा नहीं लग रहा, थोड़ा बासी है। अगर पनीर ताज़ा ना हो तो पेट खराब हो सकता है या फूड पॉइजनिंग हो सकती है। मेरा पेट बहुत हिसास है, इसलिए मुझे डर लग रहा है। ये सुनकर मेरी सास का चेहरा फौरन जल पड़ गया। जबकि उन्होंने अपने समधी की तरफ देखा, उन्होंने जल्दी से एक टुकड़ा चखा और फिर इत्तेफाक से सर हिलाया। ओह हाँ, थोड़ा बासी है।
अल्लाह अल्लाह, इस फातिमा ने ज़रूर सस्ता और पुराना पनीर इस्तेमाल किया होगा। बेचारी मेरी बहू का पेट हिसास है। मत खाना बेटा, इसे दूर से भी मैं साफ साफ देख सकती हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। मेरा खून खोलने लगा। वो पनीर आज सुबह ही जहाज से आया, ताज़ा पनीर था। उसके पर्द अभी भी चमकदार थी। ये बासी कैसे हो सकता था? ये वाज़ह था कि नादिया जानबूझकर मसला खड़ा कर रही थी। यही नहीं रुकी, नादिया ने मेज पर रखे मेन्यू कार्ड को उठाया और अगले खाने को देखा। उसकी नज़र मरकजी कोर्स पर रुकी, दमपख्त बिरयानी। उसने होंठ सिकेड़े और अपनी वालदा से तकब्बुर भरे लहजे में कहा, माँ, आजकल कौन ऐसे ग्वार दमपख्त खाता है? उसका नाम सुनकर ही घिन आती है। फ्रांस में खाने की पेशकश बहुत नफासत और हल्की होती है। प्लेट पर खाली जगह एक फन होनी चाहिए, तभी वो शानदार दिखती है। इस तरह मसालों में लपटी हुई चीज़ तो ढाबे के खाने जैसी लगती है। नादिया की वालदा ने भी साथ दिया। जैसा मुल्क वैसा रिवाज। शायद से इस खानदान को बड़ी मिकदार में खाना पसंद है। हम बस थोड़ा सा चख लेते हैं। अपने समधी के ताने सुनकर मेरी सास का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। समझाने के बजाय उन्होंने अपना गुस्सा मुझ पर निकाला। उन्होंने मेरी तरफ बेरुखी से हाथ हिलाया। मैंने एक गहरी सांस ली और तेजी से मरकजी मेज की तरफ चली गई। तुम ऐसे काम क्यों करती हो? खाना बासी है, मेन्यू गुआर है। तुम कब तक इस खानदान को शर्मिंदा करवाती रहोगी? अमीजान, पनीर आज सुबह ही आया, ताज़ा पैदावार है। अभी बहुत बहस हो कर रही हो। मेरी सास ने अपना चम्मच मेज पर पटकते हुए बीच में ही टोक दिया। बगल में बैठे शहजाद ने मुंह में खाना भरे हुए अपने होने वाले ससुर के सामने अच्छा दिखने के लिए अपनी बीवी को डांटना शुरू कर दिया। तुम खामोश हो अब्बा, अम्मी जान और नादिया से माफ़ी मांगो, फिर बावर्ची खाने को दूसरा मेन्यू बदलने के लिए कहो। मैंने शहजाद को देखा और फिर हकारत से मुस्कुराती नादिया को। मैंने अपने होंठ सर झुकाया और आहिस्ता से कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं बावर्ची खाने को नए इदाद देने के लिए मुड़ने ही वाली थी। मेरा दिल भारी था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि पनीर और मेन्यू पर यह हंगामा तो बस शुरुआत थी। असली अलमिया तंदूरी मछली के साथ नादिया छेड़ने वाली थी। मुझे नहीं पता था कि इस खाने के साथ मेरा असल दुख मुंतजर था। पनीर को बासी और मेन्यू को गवार कहने के बाद भी नादिया मुतमन नहीं नजर लग आ रही थी। उसकी आंखें उसके सामने फनी तौर पर पेश की गई तंदूरी मछली पर गई, जिसमें छिलके हुए झींगे, मछली के गोले और सब्जियां थी, जो शेफ की तरह से बनावट और रंग में फ़र्क लाने के लिए एक नई फ्यूज़न स्टाइल थी। और प्लेट के किनारे सितारे की शक्ल में कटे हुए पके का काजू के पतले टुकड़ों से सजाया हुआ था। जैसे ही वो प्लेट नादिया के सामने रखी गई, मैंने उसे अपना चम्मच उठाते देखा। ठीक जब वो मछली उठाने वाली थी, उसकी नज़र प्लेट के किनारे पर सजे पीले काजू पर ठहरी। उसकी तेज़ आईलाइनर वाली आंखें फैल गई। काजू! उसने चम्मच और कांटा प्लेट पर गिरा दिया, जिससे एक तेज़ आवाज़ हुई। नादिया ने अपना सीना पकड़ लिया और कुर्सी पर पीछे की तरफ झुक गई। उसका मुंह खुला था, एक थिएटर अदाकारा की तरह ड्रामे से हाँप रही थी। अल्लाह, काजू! यहाँ काजू क्यों है? नादिया चीखी। मेज पर बैठे सब लोग चौंक गए। बिलावल ने जल्दी से अपनी बीवी को सहारा दिया। क्या हुआ? नादिया कांपती हुई उंगली से प्लेट की तरफ इशारा करती हुई बोली, जैसे उसने जहर देख लिया हो। बिलावल, तुम्हें नहीं पता, मुझे काजू से शदीद एलर्जी है। उसकी खुशबू सूंघने से ही मेरी सांस फूलने लगती है और मेरा गला सूज जाता है। अगर मैंने इसे खा लिया तो मुझे इंतहाई हिसासियत का झटका लग सकता है और मैं मर सकती हूँ। किसने किसने ये खौफनाक मेन्यू बनाया? मौत का लफ्ज़ सुनकर मेरी सास घबरा गई। वो उठी और प्लेट को दूर धकेल दिया और चिल्लाई, फातिमा कहाँ है? फातिमा को अभी यहाँ बुलाओ। कहाँ है वो कातिल बहू? मैं बस मुड़ी थी और ज़्यादा दूर नहीं गई थी। चीख सुनकर मैं जल्दी वापस आई। अम्मी जान, आपने मुझे बुलाया? नादिया बिलावल के कंधे पर सर टिकाए, आंखों में आंसू लिए, सीधा मेरी तरफ इशारा करते हुए बोली, फातिमा भाभी, आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? मैंने आपको बताया था कि मुझे एलर्जी है। आपने जानबूझकर यहाँ काजू क्यों रखा? क्या आप मुझे मारकर इस खानदान का कब्जा करना चाहती हैं? मैं हैरत ज़दा रह गई। नादिया, तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम्हें काजू से एलर्जी है। तुमने जो खाने की फहरिस्त दी थी वो अभी भी मेरे फ़ोन में है। अभी भी इनकार कर रही हो? नादिया की वालदा ने मेज पर हाथ पटका और खड़ी हो गई। कुलसूम बेगम, आपने अपनी बहू को कैसे पाला है? अगर मेरी बेटी नादिया को कुछ हो गया तो आपका खानदान बच नहीं पाएगा। अब मेरी सास एक कोने में फंसी हुई जानवर की तरह थी। उनकी शान खतरे में थी और अमीर संधि के साथ उनका रिश्ता टूटने के दहाने पर था। इंतहाई घबराहट और गुस्से में उन्होंने अपने सामने रखे गरम गरम मलाई मशरूम के सूप का प्याला उठाया। वो हाफ निकलता हुआ गरम सूप जो उनकी फरमाइश पर खास तौर पर बड़ों के लिए पेश किया गया था। बदकार औरत, जहरीली सांपन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी देवरानी को नुकसान पहुंचाने की?
अम्मी जान, मैंने ऐसा नहीं किया। उससे पहले मैं अपनी बात पूरी करती मेरी आंखों के सामने एक काला साया गुजरा। फिर एक धीमी आवाज के बाद एक खौफनाक जलन महसूस हुई जो एक सुनामी की तरह मुझ पर टूट पड़ी। वो गरम गरम सूप का प्याला पूरी तरह मेरे सर और चेहरे पर फेंक दिया गया, फिर मेरी गर्दन और गुलाबी रेशमी साड़ी पर बह गया। पनीर की बू, काली मिर्च की तेज खुशबू और जिल्द को झुलसा देने वाली गर्मी, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं अपनी जगह पर जम कर रह गई। मेरा पूरा जिस्म अकड़ गया, मेरे चारों तरफ सब कुछ रुक गया। 400 जोड़े आंखें मुझे घूर रही थीं। मौसीकी पूरी तरह बंद हो गई। सिर्फ चीनी मिट्टी के प्याले के गिरने और फर्श पर टुकड़ों में बिखरने की आवाज़ और मेरी सास की हाँफती हुई सांसें सुनाई दे रही थीं, जो कानों को बहरा कर रही थी। पनीर के टुकड़े, अंडे, मशरूम और वो महंगी अशिया जो मैंने अपनी कमाई से मुश्किल से खरीदी थी, अब मेरे बालों और चेहरे पर गंदगी की तरह चिपकी हुई थी। गरम माया मेरी आंखों में चला गया, जिससे एक जलन भरा दर्द हुआ कि मैं उन्हें खोल नहीं सकती थी। आंसू तेजी से बहने लगे, सूप के नमकीन पानी में मिल गए। मेरे चेहरे और गर्दन की जिल्द सुर्ख और सूज गई थी, जैसे मुझे जिंदा छील दिया गया हो। लेकिन वो जिस्मानी दर्द मेरे लिए इस जख्म के सामने कुछ भी नहीं था। जिस सास के लिए मैंने 3 साल तक खाना पकाया, उनका बिस्तर ठीक किया, अब सिर्फ एक अमीर नई बहू के सस्ते ड्रामे और बेबुनियाद इल्जामात की वजह से सैकड़ों लोगों के सामने मुझ पर गर्म सूप फेंक दिया। उसने एक अजनबी पर ज्यादा यकीन किया और मेरे इज्जत नफ्स को सबसे जालिमाना तरीके से कुचल दिया। मैं कांपती हुई खड़ी हो गई थी। मेरे दोनों हाथ कमजोर होकर लटक रहे थे। सूप का पानी चमकदार संगमरमर के फर्श पर टपक रहा था और एक तालाब बना रहा था। इससे ज्यादा तौहीन आमेज और शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता था। मैंने उसे साफ करने के लिए हाथ उठाने की भी हिम्मत नहीं की। डर था कि जलने के जख्म को छूने से दर्द और बढ़ेगा, और पूरी तरह भीगे हुए जिस्म के साथ मुझे ये भी नहीं पता था कि कहाँ से सफाई शुरू करूं। जब वो सूप का प्याला मुझ पर गिरा तो मैं चीखी नहीं, शायद मुझे बहुत ज्यादा सदमा था। ये दर्द मेरे इंद्रिय की बर्दाश्त से हद से पार था। मैंने सिर्फ हर तरफ से हैरत की आवाजें सुनी, जानबूझकर शफीक निगाहें और मेरी तरफ इशारा करती उंगलियां जहरीले तीरों की तरह महसूस हो रही थी। सूप फेंकने के बाद मेरी सास एक पल के लिए अपनी ही हरकत से दंग रह गई, लेकिन जल्द ही उनकी जारहाना तबीयत और खोखली शान ने उन्हें फिर से अपनी गिरफ्त में ले लिया। उन्होंने मेरे सूप से लथड़े चेहरे की तरफ इशारा किया और चीखी, जैसे वो लोगों को की सरगोशियों को दबाना चाहती हूँ। महसूस करो ताकि तुम्हें सबक मिले और तुम्हारी दूसरों से जलने और खानदान को नुकसान पहुंचाने की आदत खत्म हो। मुझे अब पता चला कि मैं इतने अरसे से घर में एक भेड़िया पाल रही थी। आज मैं तुम्हें ऐसा सबक दूंगी जिसे तुम कभी नहीं भूलोगी, ताकि तुम्हें पता चले कि इस घर का मालिक कौन है और शाइस्तगी क्या होती है। इस दौरान नादिया ने रोना बंद कर दिया था, शायद इसलिए कि उसका ड्रामा एक मिसाली अंजाम को पहुंच गया था। वो बिलावल की बाहों में छुप गई, डरने का ड्रामा करते हुए, जबकि वो मुझे बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। लेकिन मैं कसम खा सकती हूँ कि मैंने उसके होंठों के कोनों में एक इत्मीनान भरी मुस्कुराहट देखी थी। वो मुझे एक नाकाम औरत बनाने में कामयाब हो गई थी, सबकी नज़रों में एक हासिद बदकार औरत। वो अपने रास्ते के कांटे हटाने में कामयाब हो गई थी। नादिया के वालिदैन ने उस अफरा तफरी का मंजर देखकर सिर्फ अपना सर हिलाया। उनके चेहरों पर खुला हुआ था, जैसे वो एक सस्ता तमाशा देख रहे हों। और उसके वालिद खड़े हुए अपना सूट साफ किया और तकब्बुर से कहा, यह खानदान वाकई बेतरतीब है, कोई शाइस्तगी नहीं। कितनी शर्म की बात है कि हम तकरीबन इस तरह के बेहुदा खानदान के साथ समधी बनने वाले हैं। कुलसूम बेगम साहब, आप अपनी बहू को कैसे पालते हैं? वो अपने ही खानदान के अफराद को नुकसान पहुंचाना चाहती है। अगर इस मामले को ठीक से नहीं सुलझाया गया तो हम समझेंगे कि आप हमें नीचा दिखा रहे हैं। अपने समधी के ये तीखे अल्फाज मेरी सास के गुस्से की आग में घी डालने जैसे थे। वो और भी मुश्तहिल हो गई, उनकी शान चिकनाचूर हो गई। वो मुझे फिर से थप्पड़ मारने के लिए मेरी तरफ दौड़ने ही वाली थी, लेकिन उनका पाँव उनकी लंबी साड़ी के किनारे में फंस गया और वो तकरीबन गिरी। बिलावल को अपनी बीवी को छोड़कर अपनी वालदा को संभालना पड़ा। सूरत हाल और भी मजे का खैज और अफरा तफरी का शिकार हो गई। मैं अभी भी एक बुत की तरह वहां खड़ी थी। सर्दी और गर्मी के एहसास बारी बारी मेरी जिल्द को भेद रहे थे। मेरे टूटे हुए दिल की सर्दी और सूप से झुलसने वाली जिल्द की गर्मी, मुझे अब अंदर दर्द महसूस नहीं हो रहा था। सिर्फ एक खौफनाक खालीपन था जो मेरे जहन पर हावी हो गया था। बहू बने 3 साल मैंने हर तरह की जिल्लत बर्दाश्त की, बेशुमार आंसू बहाए, सुबह सवेरे उठकर बाजार जाना, नाश्ता बनाना, घर साफ करना और देर रात तक कपड़े धोना मेरी आधी तनख्वाह सास को घरेलू खर्चात के लिए दे देती थी।
जबकि मैंने कभी खुद अपने लिए नए कपड़े नहीं खरीदे। जब मेरे शोहर पर जुआ का कर्ज था तो मैंने चुपके से उसका नाम बचाने के लिए उसे चुका दिया। जब मेरे देवर ने एक कार खरीदी तो मैंने अपनी बचत तोड़कर उसे बगैर सूद के कर्ज दे दी। और उसका सिला क्या मिला? ये प्याला गर्म सूप, ये अवामी जिल्लत। इस अफरा तफरी के बीच मेरे शोहर शहजाद कहीं से नमूदार हुए। मुझे नहीं पता था कि वो बैतुल खला से आए थे या किसी और मेज़ पर शराब पी रहे थे। मुझे अब परवाह नहीं थी। अपनी बीवी को बालों से और बचे हुए खाने से लतड़े देकर खड़ा देखकर जब उसकी वालदा गुस्से में थी, कोई भी आम शोहर ये पूछता कि क्या तुम ठीक हो, क्या जलने के जख्म गहरे हैं। लेकिन शहजाद ही थे, एक कमज़ोर और जालिम शख्स जो हमेशा एक बिगड़ा हुआ मामू का लाल और झूठी शान से भरा रहेगा। उसने मुझे देखा, उसकी आंखों में रहम का एक जरा भी नहीं था, सिर्फ तैश और बढ़ता हुआ गुस्सा था। उसने मुझे मैरिज हॉल का फर्श गंदा करने और शानदार माहौल को बर्बाद करने का मुजरिम ठहराया, जिसका वो इतनी मेहनत से दिखावा कर रहा था। उसने मुझे अपने होने वाले ससुर के सामने बेइज्जत होने का सबब करार दिया, जिसका मतलब था कि कारोबार के मौके और एक अमीर खानदान पर इन्हिसार रखने की उसकी उम्मीदें एक ही झटके में ख़त्म हो गई। शहजाद एक जंगली जानवर की तरह दौड़ा और मेरे कंधे को जोर से धकेल दिया। मैं कुछ कदम पीछे लड़खड़ा गई। क्या कर रही हो फातिमा? पागल हो गई हो क्या? ये बिलावल का अहम दिन है, मदद करने के बजाय तुम हंगामा कर रही हो। अपनी हालत देखो, गंदी, खानदान का नाम मिट्टी में मिला रही हो। मैंने अपने शोहर को अपनी सुर्ख और सूजी हुई आंखों से देखा। सूप और दिल के दर्द के मिलाप से मेरी आवाज़ भर आई थी। शहजाद, अम्मी जान ने मुझ पर सूप फेंका। बहुत दर्द हो रहा है, मैं जल गई हूँ। बकवास! शहजाद और जोर से चिल्लाया। उसकी गर्दन की रगें उभर आईं। अम्मी जान ने ठीक किया, तुम उसी की मुस्तहिक हो। किसने कहा था तुम्हें नातिया को नुकसान पहुंचाने के लिए? ज्यादा ड्रामा मत करो। दिल काला है और बस थोड़ा सा सूप गिरने पर रोने लगी। देख नहीं रही कि हम सब हंस रहे हैं? जल्दी से मेरी नजरों से दूर हो जाओ। उसके अल्फाज मेरी आखिरी बची उम्मीद पर ठंडा पानी डालने जैसे थे। मैं बेवकूफ़ थी कि मैं अभी भी उम्मीद कर रही थी कि वो मेरा साथ देगा, चाहे सिर्फ एक बार के लिए। मैं बहुत गलत थी। तुम मुझे निकाल रहे हो? मैंने पूछा, लेकिन वाज़े आवाज़ में। हाँ, निकल जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ। मैं इस शानदार जगह पर तुम्हारी शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहता। निकम्मी औरत जो सिर्फ अपने शोहर को शर्मिंदा कर सकती है, निकल जाओ। ये अल्फाज इस पुरस्कून हॉल में एक ओस की तरह गूंजे। इन अल्फाज ने हमारी ज़वाजी रिश्ते के बचे कुचे दागों को काट दिया। मैंने शहजाद को देखा, जिस शख्स से मैंने कभी मोहब्बत की थी, जो कभी मेरा साथी था, अब वो बहुत अजनबी, जालिम और बुज़दिल लग रहा था। वो मेरी मोहब्बत और मेरे इसार के लायक नहीं था। अजीब तरह इस लम्हे मेरा दिल हल्का महसूस हुआ। शायद दर्द, दुख, उम्मीदें और पछतावा साबुन के बुलबुले की तरह फूट गए। जो बचा था वो सिर्फ ठंडी समझदारी थी। मुझे एहसास हुआ कि इन 3 सालों में मैंने बेवकूफ़ी से अपनी जवानी और अपनी तवानाई इन लोगों के लिए वक्फ कर दी थी, जो मुझे इंसान भी नहीं समझते थे, जो पैसे और शान को ज़्यादा अहमियत देते। मैंने अब और आंसू नहीं बहाए। मेरे आंसू खुश्क हो चुके थे। मैंने अपना हाथ उठाया, अपने चेहरे से हरे प्याज और मशरूम के टुकड़े हटाए। मैंने अपनी दुखी दिल को पुरसुकून करने के लिए एक गहरी सांस ली और उनका सामना करने के लिए अपनी बची हुई आखिरी सुकून जमा किया। मैंने अपनी पीठ सीधी की और सीधे शहजाद की आंखों में देखा। मेरी नज़र इतनी गहरी और ठंडी थी कि वो बेसाख्ता आधा कदम पीछे हट गया। मैं बाजार की औरतों की तरह नहीं चिल्लाई। मैंने कमज़ोरी से अपना दिफा नहीं किया। मैंने गंदे अल्फाज से जवाब नहीं दिया। मेरी बावकार खामोशी किसी भी लफ्ज़ से ज़्यादा भारी और खौफनाक महसूस हुई। मैंने अपनी नज़र अपने ससुराल के हर फर्द के चेहरे पर फेरी। सास अपनी बाहें क्रॉस करके खड़ी थी, अभी भी मुझे जलती हुई आंखों से देख रही थी। नादिया अपने होने वाले शोहर की बाहों में फतह की मुस्कुराहट के साथ मुस्कुरा रही थी। बिलावल बस चुपचाप खड़ा था, जैसे इस सब से उसका कोई ताल्लुक ना हो। और आखिर में मेरी नज़र मेरे जालिम शोहर पर ठहरी। मैं उनके चेहरों, उन चालाक और नाशुक्रे चेहरों को अपने दिमाग में नक्श करना चाहती थी, ताकि मैं फिर कभी कमज़ोर ना महसूस करूं या उन्हें माफ़ ना करूं। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। मैंने हर लफ्ज़ वाज़िया और बगैर किसी हिचकिचाहट के कहा। मेरी आवाज़ इस खामोशी के दरमियान गूंजी, एक अटूट अज़म से भरी हुई। फिर मैं मुड़ी। चाहे मेरा जिस्म चिपचिपा और खाने की भूख से भरा था, मैं अपनी ऊंची एड़ी की सैंडल पर चढ़ती रही। मैंने अपना सर ऊंचा और अपनी पीठ सीधी रखकर सैकड़ों जोड़े आंखों के दरमियान से गुजरी, जो मुझ पर टिकी थी। मैं एक मुजरिम की तरह भाग नहीं रही थी, मैं जा रही थी। इस खानदान नामी जहन्नुम से जा रही थी। इन लोगों से दूर जा रही थी जो मेरा खून चूसने के बाद भी कोई एहसास जुर्म नहीं रखते थे।
उन लोगों से दूर जो पिछले 3 सालों से मेरी इज्जत नफ्स को कुचल रहे थे। मेरे पीछे सरगोशियां तेज हो गई। बेचारी सास ने सूप फेंका, शोहर ने भी निकाल दिया, लेकिन कहते हैं उसने जानबूझकर अपनी देवरानी को जहर देने की कोशिश की। अगर वो इतनी बुरी है तो उसे निकालना ही चाहिए। अरे आपको फिल्में देखनी चाहिए, जरूरी नहीं, हो सकता है इसे फंसाया गया हो। उसका चेहरा तो अच्छा लगता है। छोड़ो, समझो कि कोई टीवी सीरियल देख रहे हैं। अमीर खानदानों के मामले उलझे हुए होते हैं। मैंने इन तमाम गपशप को नज़रअंदाज किया। वो मेरी जिंदगी नहीं जी रहे थे। वो नहीं समझते थे कि मैंने क्या क्या झेला है। मैं सीधे मरकजी दरवाजे की तरफ चल दी। ठंडी रात की हवा मेरे चेहरे पर लगी, मेरी जलन को ठंडा कर रही थी, लेकिन मेरे दिल में अज़म की आग को और भड़का रही थी। बाहर की हवा इतनी ताज़ा और आज़ाद थी, इस शानदार लेकिन बनावटीपन से भरे इस्तकबालिया के हाल की घुटन भरी हुई हवा से बहुत मुख्तलिफ। मैं सीधे घर नहीं गई। अभी एक अहम काम करना बाकी था, कुछ ऐसा जो मेरे लिए इंसाफ पाने के लिए ज़रूरी था। इस खोखली शान वाले ख़ानदान के लिए पहला बार और सबसे तकलीफ दह इंतकाम होगा। मैं उन्हें वाज़ह तौर पर दिखाऊंगी कि उस बेवकूफ़ाना पार्टी के लिए अदायगी करने वाला शख्स, कंट्रोल रखने वाला शख्स वो नहीं बल्कि मैं थी। मैं बाएं तरफ पार्किंग की तरफ नहीं गई जहां मेरी स्कूटी खड़ी थी, बल्कि मैरिज हॉल के ऑफिस एरिया की तरफ। ऑफिस की तरफ जाने वाला राहदारी खामोश था। सिर्फ मेरी सैंडल की आवाज़ संगमरमर के फर्श पर खुश्क और मजबूती से सुनाई दे रही थी। मैंने इवेंट मैनेजर के दफ्तर का दरवाज़ा धकेला, वही जगह जहां कुछ घंटे पहले मैं अपने ससुराल वालों के लिए एक इजाफी मेज़ की भीख मांगने के लिए झुकी थी। मिस्टर साहब, एक मिलनसार 40 साल मैनेजर, जब मैं अपनी खौफनाक शक्ल में, चिपचिपे बालों और खाने से भरे हुए अंदर गई तो वो दस्तावेजात देख रहे थे। वो चौंक गए और फौरन खड़े हो गए। फातिमा बेगम, ये क्या हुआ है? हॉल में कुछ हुआ है क्या? क्या मुझे मेडिकल टीम बुलानी चाहिए? मैंने अपना हाथ उठाया, इशारा किया कि सब ठीक है। फिर अपने चेहरे और गर्दन पर लगी गंदगी को जितना मुमकिन हुआ साफ करने के लिए कुछ टिश्यूज लिए। मेरी आवाज़ ठंडी और बेहिस थी, मेरे पहले के शाइस्ता रवैये से बहुत मुख्तलिफ। कोई मदद बात नहीं सर, मैं यहाँ मदद मांगने नहीं आई हूँ, बल्कि एक गाहक के तौर पर अपने हुकूक इस्तेमाल करने आई हूँ। मैंने अपना बैग खोला और इवेंट का मुआहदा और अदायगी के रसीदों का एक बंडल निकाला। इस दस्तावेज पर मुआहदा पर दस्तखत करने वाले और हर चीज़ की अदायगी करने वाले का नाम वाज़ेह तौर पर छुपा था, फातिमा अहमद। मैंने इन दस्तावेजात को शीशे की मेज़ पर जोर से रखा, जानबूझकर एक आवाज़ के साथ, ताकि मिस्टर साकिब उन पर तवज्जो दें। सर माफ़ कीजिएगा, क्या मैं जान सकती हूँ कि बाहर का इस्तकबालिया प्रोग्राम किस मरहले तक पहुँच गया है? मिस्टर साकिब ने अजीब तरह मुझे देखा, फिर अपनी घड़ी पर नज़र डाली। शेड्यूल के मुताबिक मेहमानों ने भी सूप ख़त्म किया है। बावर्ची खाना दूसरा कोर्स यानी ब्लैक पेपर चिकन और तीसरा कोर्स स्टीम फिश तैयार कर रहा है। सब कुछ आपकी इब्तदाई हिदायत के मुताबिक चल रहा है। मैंने सर हिलाया, उनकी आंखों में तेज़ी से देखते हुए कहा, सब कुछ रोक दीजिए। मिस्टर साकिब परेशान नजर आए, जैसे उन्होंने गलत सुना हो। माफ़ कीजिए मैडम, रोक दें? आपका क्या मतलब है? मैं इस इस्तकबालिया के लिए तमाम अदायगी की ज़मानतें वापस ले रही हूँ। मैंने बीच में ही टोक दिया। मेरी आवाज़ खौफनाक तौर पर पुरसकून थी। ये मुआहदा मेरे नाम पर है और पैसा भी मेरा है। मुझे ये फैसला करने का हक है कि ये इस्तकबालिया जारी रहेगा या रुकेगा। एक तरफ अदायगी के लिए तमाम जुर्माने मैं बर्दाश्त करूँगी। बराह करम उसे सीधे उस शख्स की शेष अदा की गई रकम से काट लें जो अभी तक अदा नहीं की गई। बस एक गाहक के तौर पर मेरी दरख्वास्त की तामील करें। मिस्टर साकिब का चेहरा हैरत से घबराहट में बदल गया। लेकिन फातिमा बेगम, मेहमान खाना खा रहे हैं, ये एक बड़ा मसला बन सकता है। हमारे मैरिज हॉल में ऐसा कभी नहीं हुआ। दूल्हे के ख़ानदान का क्या रद्द अमल होगा? वो मैरिज हॉल पर मुकदमा कर सकते हैं। जो 80 लाख मैंने अदा किए हैं, बराए करम उसका इस्तेमाल पहले से होने वाले अखराजात को पूरा करने के लिए करें, जैसे कि पेश की अदायगी और पहले से पकाई गई खुराक। लेकिन इसके अलावा मैं एक और पैसा नहीं दूंगी, मैंने पुख्तगी से कहा, सीधे उनकी आंखों में देखते हुए। बराह करम बाहर जाकर दूल्हे के नुमाइंदे यानी शहजाद अहमद को मतला करें कि मेरे नाम पर मादे की माली अहमियत ख़त्म हो गई है। अगर वो इस्तकबालिया जारी रखना चाहते हैं और मरकज़ी कोर्स चाहते हैं तो उन्हें ज़मानत के तौर पर फौरी तौर पर बकिया लागत अदा करनी होगी। अगर नहीं तो उन्हें ऐसे मेहमान समझा जाए जो अदायगी नहीं करना चाहिए और तरीक़ाकार के मुताबिक कार्रवाई करें। उन्हें मुकदमा करने का कोई हक नहीं है। मेरे पुख्तगी और सर्द आभा को महसूस करते हुए मिस्टर साकिब को एहसास हुआ कि इस पागल मंसूबे को रोका नहीं जा सकता। कानूनी तौर पर वो उन्हें वाकई मदद पर इस्तेमाल दस्तखत करने के वाले के तौर पर मुझसे ही निपटा था।
उन्होंने एक घूंट पिया, इस मायरे को फिर से देखा, फिर नाखुशी से सर हिलाया। ठीक है, अगर ये आपका हतमी फैसला है तो मैं फौरी तौर पर ऑपरेशनल टीम को हिदायत दूंगा। लेकिन फातिमा बेगम, क्या आप यकीनी हैं? क्या उसे वापस नहीं लिया जा सकता? मैंने एक कड़वी मुस्कुराहट दी, एक मुस्कुराहट जो मेरे सूप से लथड़े चेहरे पर अजीब लग रही थी। मैं उससे ज्यादा कभी यकीनी नहीं थी। उन लोगों के लिए कोई वापसी का रास्ता नहीं जो मुझे इंसान नहीं समझते। बराए करम इसे 5 मिनट के अंदर करें। मैं चाहती हूँ कि इस हाल की बत्तियां बंद हो, चाय और मौसीकी पूरी तरह बंद हो जाए। मिस्टर साकिब ने मुझे खौफ और थोड़ी तारीफ के मिलाप से देखा। उन्होंने अपना वॉकी टॉकी उठाया और मुख्तलिफ शोबों को सख्त अहकामात देने शुरू कर दिए। मैंने उन अहकामात को एक एक करके देते हुए सुना, एक अजीब इत्मीनान महसूस करते हुए। 80 लाख वो पैसे जिसे मेरे ससुराल वालों ने अपनी जिंदगी में कभी छुआ भी नहीं था, अब मैं उसका इस्तेमाल उनकी खोखली शान को तबाह करने के लिए कर रही थी। ये बहुत अच्छा लग रहा था। 5 मिनट बाद मेरे दरख्वास्त के मुताबिक बत्तियां पूरी तरह बंद नहीं हुई, लेकिन मौसीकी रुक गई। मिस्टर साकिब सिक्योरिटी टीम के साथ मंच पर चढ़े, माइक्रोफोन लिया और वाज़ेह तौर पर कहा ताकि 400 मेहमान सुन सकें। तकलीफ के लिए मुआज़्ज़त तमाम मेहमानों, हमें दूल्हे की तरफ के नुमाइंदे शहजाद अहमद को एक ज़रूरी अदायगी के मसले को हल करने के लिए बुलाना होगा। मुआहदे की ज़मानत फातिमा अहमद ने अभी अपनी अदायगी की ज़मानत वापस ले ली है, इसलिए हमें अगले खानों की पेशकश को इस वक्त तक रोकने पर मजबूर किया जा रहा है जब तक कि हमें 20 लाख का मुतबादिल अदायगी मौसूल ना हो जाए। फौरन पूरा हाल हंगामे बदल गया। वाइन का ग्लास उठा रहे शहजाद का चेहरा जर्द पड़ गया। वो आगे भागा। ये क्या बकवास है? मेरी बीवी ने सब कुछ अदा कर दिया है। मिस्टर शहजाद, फातिमा अहमद ने अपनी जमानत वापस ले ली है। अगर आप अभी फौरी तौर पर अदायगी नहीं करते हैं, चाहे कार्ड से या ट्रांसफर से, तो हमें मेहमानों से जाने की दरख्वास्त करने पर मजबूर होना पड़ेगा और आपको मायदे की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में पुलिस से निमटना होगा। एक अमला मेंबर ने शहजाद के चचाओं की मेज़ पर शाइस्तगी लेकिन पुख्तगी से कहा, माफ़ कीजिए हजरात, इस्तकबालिया यहीं ख़त्म होता है। बराए करम फौरी तौर पर कमरा खाली करें। क्या ख़त्म? मरकजी खाना तो अभी तक आया ही नहीं। तुम लोग मजाक कर रहे हो? उस चचा ने अपनी आंखें फाड़ ली। उसका मुंह अभी भी पनीर टिक्का के बचे हुए टुकड़ों से चबा रहा था। मरकजी मेज़ पर मेरी सास अपना बचा हुआ सूप ख़त्म ही करने वाली थी जब एक अमला मेम्बरान का प्याला लेने आया। उन्होंने उसे मजबूती से पकड़ लिया और चिल्लाई, तुम लोग क्या चाहते हो? मैं यहाँ की मेज़बान हूँ। तुम्हें खाना उठाने के लिए किसने कहा? जल्दी से बिरयानी लाओ। क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे मैनेजर को बुलाऊं और तुम सबको नौकरी से निकाल दूं? मिस्टर साकिब मंच के बीच में गए और जोर से कहा। उनकी आवाज़ पूरे हाल में गूंजी, मोहतरमा, मोहतरम और तमाम मेहमानों, हमें ये कहते हुए बहुत अफसोस है कि मुआहदादार फातिमा अहमद के बराह रास्त दरख्वास्त पर यह शादी का इस्तकबालिया इस लम्हे से बाज़ाब्ता तौर पर मनसूख कर दिया गया है। हमें खाने, मशरूबात और ऑडियो समेत तमाम खदमात रोकना होंगी। बराए करम फौरी तौर पर जगह खाली करें ताकि हम सफाई शुरू कर सकें। क्या? फातिमा ने? मेरी सास का मुंह खुला का खुला रह गया। उनका चम्मच एक झनकार के साथ मेज पर गिरा। उनका चेहरा सुर्खी से नीला हो गया। शहजाद दूर से भागा और मिस्टर साकिब का कॉलर पकड़ लिया। उनका चेहरा गुस्से से भर गया। झूठ मत बोलो, मैं मेज़बान हूँ, मैं उसका शोहर हूँ। जल्दी से बत्तियां जलाओ और खाना लाओ, मैं तुम सब पर मुकदमा करूँगा। मेरी बीवी पागल है, उसकी बात मुतबर नहीं। मिस्टर साकिब ने पुरसकून तौर पर शहजाद की गिरफ्त छुड़ाई। सिक्योरिटी अफसरान की टार्च की रोशनी में उन्होंने शहजाद की आंखों के सामने मेरे दस्तखत वाले मुआहदे और अदायगी के रसीदों का ढेर दिखाया। माफ़ कीजिए सर, ये रहे दस्तावेजात। फातिमा अहमद ने मुआहदा पर दस्तखत किए और अदायगी की क्योंकि उन्होंने ही उसे रोकने की दरख्वास्त की है। हमें कानून के मुताबिक इसकी तामील करनी होगी। अगर आप मुकदमा करना चाहते हैं तो ये एक अलग मामला है। बराह करम उसे घर पर फातिमा बेगम के साथ तय करें। अभी बराह करम अपने ख़ानदान के साथ फौरी तौर पर जगह खाली करें। फिर उन्होंने इशारा किया और टेक्निकल टीम ने मंच का पस मंज़र उतारना शुरू कर दिया। बिलावल और नादिया के नाम और उनकी तस्वीर वाला बड़ा बैनर बेरुखी से उतारा गया, लपेटा गया और एक कोने में फेंक दिया गया। नादिया के वालिदैन खड़े हो गए। उनके चेहरे गुस्से और शदीद शर्म से सुर्ख हो गए। नादिया के वालिद ने मेज़ पर हाथ पटका और सीधा मेरे ससुर की तरफ इशारा किया। शर्मनाक, ये तौहीन है। मेरी ज़िंदगी में पहली बार मुझे किसी इस्तकबालिया के दरमियान एक बेकारी की तरह निकाला गया है। कुलसूम बेगम साहब, आप हमें धोखा दिया। कहते हैं अमीर ख़ानदान है, लेकिन असल में एक बहू पर मुनसर है कि इस तरह का इस्तकबालिया भी इस तरह बर्बाद हो गया। नादिया, चलो घर चले, ये शादी मनसूख है।
नादिया अपने बिगड़े हुए मेकअप के साथ चीखी, अब्बा बिलावल कुछ करो, तुम खामोश क्यों खड़े हो? बिलावल बस एक बुत की तरह अकड़ा खड़ा रहा। उसका चेहरा जर्द पड़ गया था। वो कुछ भी नहीं कर सकता था। शहजाद ने अपने होने वाले समधी का पीछा करने की कोशिश की ताकि समझा सके, लेकिन मैरिज हॉल की सिक्योरिटी टीम ने उसे मजबूती से रोक दिया। मेहमान एक एक करके जाने लगे। हॉल को तंज और सरगोशियों से भर दिया। सोचा था बड़े लोग हैं, लेकिन निकले खोखले, चनेबाजी करने वाले। लगता है अपनी बहू के मोहताज है, तभी पार्टी ऐसे मनसूख करवाई। सच में ड्रामा है, तरस भी आता है और हंसी भी। तभी तो मैंने देखा कि सास अपनी बहू पर सूप फेंक रही थी। कर्मा का फर फौरन मिला। खाली और बिखरी हुई मेजें और जाते हुए माना को देखकर मेरी सास अपनी कुर्सी पर कमजोर होकर बैठ गई। समधी ने शादी तोड़ दी। उनका बेटा बेबस था। उन्होंने अपना सीना पकड़ लिया। उनकी आंखें उलट गईं और फिर वो वहीं बेहोश हो गईं। 80 लाख का इस्तकबालिया इस खानदान की शान और गरूर लाहौर की तारीख में सबसे शर्मनाक कॉमेडी के तौर पर ख़त्म हो गया, और मैं इस कॉमेडी की मुसन्निफा। इस वक्त एक टैक्सी में अंधेरे को चीरते हुए इस इकलौते घर की तरफ बढ़ रही थी जो मेरे लिए कीमती था। टैक्सी गुलशन इकबाल के एक छोटे से मोहल्ले में एक पुराने 2 मंजिला घर के सामने रुकी। ये मेरे बचपन का घर था, जहाँ मैं पैदा हुई और पली बढ़ी। दूसरी मंजिल की खिड़की से आती गर्म पीली रोशनी देखकर मुझे अपने वालिद याद आ गए, जो हर रात वहाँ अखबार पढ़ते और चाय पीते थे। मेरे आंसू तकरीबन गिर पड़े। शादी के 3 सालों में मैं यहाँ बहुत कम आई थी। जब भी आती थी बस थोड़ी देर रुकती, अम्मी के लिए एक पैकेट मिठाई और अब्बा के लिए एक बोतल अतर लाती, फिर जल्दी से घर वापस जाती, क्योंकि डर था कि अगर रात का खाना बनाने में देर हो गई तो सास डांटेगी। मैं इस पुरसुकून पनाहगाह को भूल चुकी थी। एक बहू के कड़वे फ्राइज के नाम पर भागते हुए टैक्सी का किराया अदा करने के बाद मैंने अपने जज्बात को काबू करने के लिए एक गहरी सांस ली। फिर कांपते हाथों से घंटी बजाई। कौन है इतनी रात को? अम्मी की आवाज़ आई, जिसके बाद चप्पलों की जानी पहचानी आवाज़ आई। फिर दरवाज़ा खुला। जैसे ही उन्होंने दरवाजे की दरार से मुझे देखा, अम्मी चौंक गई। अल्लाह फातिमा, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो, और तुम्हारी ये क्या हालत है? सड़क की मध्यम रोशनी में मेरा रूप वाकई दुखी था। मेरे बाल खुश्क सूप से चिपके हुए थे। मेरा चेहरा सुर्ख और सूजा हुआ था, जिस पर खाने के दाग थे। मेरी गुलाबी साड़ी पर गंदी धब्बे थे। पनीर और तेल की बासी बू ने अम्मी को बेसाख्ता नाश करने पर मजबूर कर दिया। कांपते होठों से सिर्फ इतना कह सकी, अम्मी मैं घर आ गई हूँ। जैसे ही वो लफ्ज़ निकला, मैं एक छोटे से बच्चे की तरह फूट फूट कर रो पड़ी, जिसे अभी पीटा गया हो। मैरिज हॉल में मैंने जो मजबूती का ड्रामा किया था, वो फौरन ढह गया। अम्मी के सामने मैं फिर से उनकी छोटी और कमज़ोर बेटी बन गई, जो डर से भरी हुई थी और जिसे तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत थी। अम्मी ने फौरन दरवाज़ा चौड़ा खोला और मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मेरी प्यारी बच्ची, बेचारी, अंदर आओ। अब्बा, हमाद, नीचे आओ, देखो फातिमा आई है। ये क्या हुआ है? वालिद और मेरे भाई हमाद दूसरी मंजिल से तोड़ते हुए नीचे आए। मेरी इस हालत को देखकर वो दोनों खामोश हो गए। हमाद, मेरा पुरसुकून लेकिन बहुत मुहाफिज भाई, ने फौरन मेरे कंधे पकड़ लिए। उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख थीं। ये किसने किया? किसने? शहजाद ने? मैं उसे अभी ख़त्म कर दूंगा। खामोश हो जाओ, बच्चे को और मत डराओ, पहले इसे अंदर ले आओ, अब्बा ने डांटा। उनकी आवाज़ कांप रही थी लेकिन बाख्तियार थी। अम्मी मुझे बाथरूम में ले गई, गर्म पानी चलाया और मेरे बाल धोए। मेरे बाल साफ करते हुए मैं चुपके चुप से रो रही थी। पनीर के टुकड़े और हरा धनिया पानी के साथ बह गए, लेकिन मेरे सर और चेहरे की जिल पर जलने का दर्द अभी भी गर्म और सुर्ख महसूस हो रहा था। नहाने के बाद अम्मी का एक ढीला गाउन पहनकर जब मैं बाहर आई तो अब्बा ने मेरे लिए एक गिलास संतरे का रस बना दिया था। भाई हमाद सोफे पर अपनी मुठियां बेंचे बैठा था। शहजाद को तलाश करने के लिए किसी भी वक्त बाहर कूदने के लिए तैयार था। मैं बैठी और सब कुछ बयान किया। शादी का खर्च उठाने से लेकर जलील होने, गर्म सूप से जलाए जाने, शोहर के जरिए निकाले जाने, और फिर मैंने इस्तकबालिया मनसूख करके उनसे बदला कैसे लिया। जब मैं सूप जलाए जाने और शहजाद के जरिए निकाले जाने के वाक़े पर पहुंची तो भाई हमाद से और बर्दाश्त न हुआ। उसने अपनी मुट्ठी से शीशे की मेज़ पर मुक्का मारा। कमीना, क्या हमने अपनी प्यारी बहन को इस तरह सताए जाने के लिए दिया था? जब वो शादी की इजाज़त मांगने आया था तो उसने अब्बा और अम्मी के सामने क्या कसम खाई थी? कहा था कि वो तुमसे ज़िंदगी भर मोहब्बत करेगा और तुम्हारी देखभाल करेगा। अब वो तुम पर सूप फेंकता है और तुम्हें अवामी तौर पर निकाल देता है। उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं इसे सबक सिखाऊंगा। अब्बा खामोश बैठे रहे, लेकिन मैंने देखा कि उनका चाय का कप पकड़ते हुए हाथ कांप रहा था। उन्होंने मुझे रहम और पुख्तगी से भरी नज़रों से देखा। तुमने इस्तकबालिया मनसूख करके ठीक किया। अब्बा पूरी तरह मुत्तफिक थे।
उन जैसे नाशुक्रे और ढोंगे लोगों के तुम्हारे वक्त का एक पल भी ज़ाया करने के काबिल नहीं। मुझे बस इस बात का अफसोस है कि मैंने पहले लोगों को पहचानने में गलती की और तुम्हें ऐसे खानदान में जाने दिया। अम्मी ने अपने आंसू पूछे। बस बेटा, कोई बात नहीं। अब तो तुम यहाँ अपनी अम्मी और अब्बा के साथ महफूज हो। अब उनकी बहू मत बनना, फौरन से तलाक ले लो। अम्मी जिंदगी भर तुम्हारी देखभाल करेगी। उनका साथ सुनकर मेरा दिल गर्म हो गया। ये मेरा असली खानदान था जो मुझसे बगैर शर्त मोहब्बत करता था। मुझे पता था कि घर लौटने का मेरा फैसला दुरुस्त था। इसी वक्त मेज पर पड़ा मेरा फ़ोन पागलों की तरह बजने लगा। स्क्रीन पर मेरा प्यारा शोहर का नाम था, जो मैंने शादी के शुरू में बहुत प्यार से महफूज किया था। अब बहुत तंजिया लग रहा था। ये शहजाद है। मैंने उसे बजने दिया। बंद होने के बाद उसने फिर फ़ोन किया, बार बार, एक पागल की तरह। मुझे उठाने दो और उसे गालियां देने दो। भाई हमाद मेरा फ़ोन छीनने ही वाले थे। नहीं भाई, मैंने उन्हें रोका। इसे रहने दो। वो मैरिज हॉल से निकाले जाने, संधि के जरिए शादी मनसूख कराए जाने और अवामी तौर पर जलील होने की वजह से पागल हो रहा होगा। उसे वो तकलीफ और लाचारी महसूस करने दो। अगर अभी उठाया तो सिर्फ गालियां ही सुनने को मिलेंगी। मैंने अपने फ़ोन को खामोश मोड पर कर दिया, लेकिन पैगामात की इतलात मुसलसल आ रही थी। कहाँ हो अभी? जल्दी वापस आओ। तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? मरना चाहती हो क्या? नादिया के वालिदैन घर चले गए। नादिया ने रिश्ता तोड़ दिया। अम्मी बेहोश हो गई और अब आईसीयू में है। अब ये तुम्हारी वजह से है। बदकार औरत, तुमने मेरे भाई और इस खानदान की खुशी तबाह कर दी। अगर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया तो देखना, इस 80 लाख का क्या मैरिज हॉल का मुआवजा कौन देगा? क्या तुम हम सबको मारना चाहती हो? जल्दी पैसे लाओ और मुआवजा दो। फिर नामालूम नंबरों से पैगामात आने लगे, लेकिन जुबान और अंदाज से मुझे पता था कि ये मेरी सास थी, जो शायद होश में आ गई थी और मुझे डांटने के लिए किसी नर्स का फ़ोन इस्तेमाल कर रही थी। नाशुक्री औरत, जल्दी वापस आओ और संधि के कदमों में गिरकर माफ़ी मांगो, वरना मैं तुम्हें धोखाधड़ी और गबन के इल्ज़ाम में पुलिस को रिपोर्ट कर दूंगी। मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। मैंने उन नफरत भरे पैगामात को पढ़ा। ज़रा भी खौफ नहीं था। जो था वो सिर्फ उनकी बेशर्मी पर एक तंजिया हंसी थी। इस हालत में भी वो अभी भी खुद को बहतर समझ रहे थे, अभी भी मुझे हुक्म देने और धमकाने की हिम्मत कर रहे थे। उन्हें अभी तक एहसास नहीं हुआ था कि जब मैंने उस हाल से कदम बाहर रखा था, मैं उस खानदान की बहू नहीं थी, मैं उनकी कर्जदार थी। क्या कह रहे हो? अब्बा ने आहिस्ता से पूछा। पुलिस को रिपोर्ट करने की धमकी दे रहे हैं, मुझे धमका रहे हैं और मुझे वापस आकर माफ़ी मांगने और मुआवजा देने के लिए कह रहे हैं। मैंने कड़वी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया और फ़ोन को सोफे पर फेंक दिया। अच्छा है, अगर वो पुलिस को रिपोर्ट करना चाहते हैं, हम देखेंगे कि कौन कैसे रिपोर्ट करता है। भाई हमाद ने अपनी उंगलियां चटखाते हुए तंजिया अंदाज में कहा। कल मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा मेडिकल रिपोर्ट के लिए। तुम्हारे चेहरे पर जलने के जख्म संगीन हमले का सबूत हो सकते हैं। वो बूढ़ी औरत जेल जा सकती है और पैसे के बारे में हम उसे अदालत में देखेंगे। तुम्हारे पास सारे सबूत हैं ना? हाँ भाई, सब कुछ है। मुआयदा, रसीद, बैंक ट्रांसफ़र के सबूत, तमाम अखराजात का तफसील इस बैग में है। मैंने शहजाद, मेरी सास, बिलावर और यहाँ तक कि उनके घर का फ़ोन नंबर भी ब्लॉक कर दिया। आज रात इन पागल लोगों को किसी भी गड़बड़ के बगैर पुरसुकून सोना चाहती थी। कल एक लंबा दिन होगा। असली कानूनी जंग सुबह शुरू होगी। अगली सुबह घर का माहौल पुरसुकून लेकिन पुख्ता अज़म से भरा हुआ था। अम्मी सुबह 5 बजे से ही उठ गई थी। मेरा पसंदीदा छोले भटूरे बना रही थी। छोलों के मसालेदार खुशबू घर में भर गई थी। उदास सुबह के माहौल को थोड़ा गर्म कर रही थी। अब्बा डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, अपने पढ़ने के शीशे पहने हुए अपनी पुरानी नोटबुक में कुछ लिख रहे थे। ठीक है, हमारा मंसूबा ये है, अब्बा ने शुरू किया। तलाक तो यकीनी है, इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता, लेकिन हमारी बेटी खाली हाथ नहीं जाएगी। फातिमा ने उस खानदान के लिए जो भी पैसे और मेहनत लगाई है, वो वापस आना चाहिए। हम उन्हें किसी को मार कर फिर उसकी मेहनत से कमाया हुआ पैसा छीनने नहीं दे सकते। ये जुल्म है। मैंने याद करने की कोशिश की। कल के इस्तकबालिया के लिए 80 लाख। पिछले साल मैंने अम्मी जान को छत की मरम्मत और घर की पढ़ाई के लिए 2 लाख दिए थे। शहजाद ने अपने जाली मंसूबे के लिए लाखों कर्ज लिए थे, कुल मिलाकर 3 करोड़ से ज्यादा। उसके अलावा अम्मी की दी हुई शादी के जेवरात, जो सास अक्सर उधार लेती थी लेकिन कभी वापस नहीं दी। इसमें अकेले 50 ग्राम खालिस सोना था। फातिमा, तुम इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो? माद अपने बालों में हाथ फेरते हुए इधर उधर टहल रहे थे। इतना सारा पैसा तुमने उन्हें दे दिया, तुमने हमें क्यों नहीं बताया? इस वक्त मैं उन्हें ख़ानदान समझती थी भाई। शोहर मुश्किल में था, मैंने सोचा कि बीवी की मदद करना फ़र्ज है।
सास ने मीठी मीठी बातों से मुझे बहलाया। मेरा दिल पिघल गया। मैंने अपनी सादगी पर पछताते हुए सर झुकाया। जो गुजर गया सो गुजर गया। अब्बा ने पुरसुकून होते हुए कहा, अब अहम यह है कि हम उसे वापस कैसे लें। घर की मुरम्मत और शहजाद के कर्ज के पैसे के सबूत हैं। मुरम्मत के लिए मैंने सीधे अम्मी जान के खाते में ट्रांसफ़र किया था। तफसील में मैंने साफ साफ लिखा था, घर की मुरम्मत के लिए। शहजाद ने जो पैसा कर्ज लिया था उसने व्हाट्सएप चैट में कबूल किया था। उसका स्क्रीनशॉट अभी भी मेरे पास है। बहुत उम्दा, ये कानूनी सबूत के तौर पर काफ़ी है, भाई हम्माद ने कहा। उनकी आंखें चमक रही थीं। मेरे स्कूल का दोस्त तारिक अब लाहौर में एक बेहतरीन तलाक के वकील हैं। नाश्ते के बाद हम सीधे उनके दफ्तर जाएंगे। हम उन पर पूरी तरह मुकदमा करेंगे। अब्बा भाई, एक बात और, मैंने कहा। मेरी आंखें पुख्ता अज़म से चमक उठी। मैं वो सबूत इकट्ठा करना चाहती हूँ। कल जब नादिया ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाना शुरू किया, मुझे कुछ बुरा होने का अंदेशा हुआ। मैंने चुपके से उससे अपने फ़ोन पर वॉइस रिकॉर्ड ऑन कर दिया था, ताकि ये साबित कर सकूं कि मैं मेन्यू के बारे में गलत नहीं थी। लेकिन गैर मुतवक्का तौर पर उसमें सास के सूप फेंकने और फिर शहजाद की तौहीन सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। वाकई तुमने रिकॉर्ड किया? मेरा ख़ानदान हैरान था। मैंने अपना फ़ोन खोला और 15 मिनट की रिकॉर्डिंग चलाई, जिसमें सबसे ड्रामाई हिस्से पर पहुंची मेरी सास की तेज चीख, बदकार औरत, जहरीली सांपन, सूप फेंके जाने की धीमी आवाज़, प्लेट टूटने की आवाज़, फिर शहजाद की चीख, निकल जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ। शोर के बावजूद वो ज़ल्माना अल्फाज वाज़ह तौर पर सब सुनाई दे रहे थे। उसे दोबारा सुनकर अम्मी फिर से सिसकने लगी। अब्बा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उनकी मुठ्ठियाँ बज गईं। ये सुनहरी सबूत है, भाई हमाद ने कहा। इसके साथ और मेडिकल रिपोर्ट के साथ तुम्हारी सास को न सिर्फ हर्जाना देना होगा, बल्कि उन पर हमला और हत्या इज्जत का मुजरमाना मुकदमा भी चल सकता है। और शहजाद घरेलू तशद्दुद के इल्ज़ाम से नहीं बच पाएगा। अदालत यकीनन 100% हमारे साथ होगी। ठीक है, हमारी मंसूबा वाज़िया है। अब्बा ने नतीजा निकाला। पहला, फौरी तौर पर अस्पताल जाकर मेडिकल रिपोर्ट हासिल करो। दूसरा, तलाक का मुकदमा और मुजरमाना शिकायत दर्ज करने के लिए वकील से मिलो। तीसरा, उन्हें एक सरकारी कानूनी नोटिस भेजो। चौथा, अपने ज़ाती सामान को लेने के लिए उस घर में वापस जाओ और अगर मुमकिन हो तो इजाफी सबूत ढूंढो। हमारा पूरा ख़ानदान मुत्तहिद था। मैंने उन्हें देखा। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भर गया। मैं इस लड़ाई में अकेली नहीं थी। मैं सब कुछ वापस ले लूँगी, एक पैसा भी कम नहीं। और उससे भी अहम बात, मैं अपना इज्जत नफ्स और अपनी आज़ादी वापस ले लूँगी। नाश्ते के बाद भाई हमाद मुझे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने मेरे दाएं रुखसार और गर्दन के हिस्से पर सुर्ख जलने के जख्मों को देखकर सर हिलाया। ये दूसरी डिग्री का जलना है। इसका रकबा बहुत बड़ा नहीं, लेकिन क्योंकि ये चेहरे और गर्दन के इलाके में है, ये ज़ाहिरी शक्ल और कान को मुतासर कर सकता है। खुशकिस्मती से ये आँख कोर्निया को नहीं लगा। इसे इन्फेक्शन से बचाना होगा। इम्कान है कि ये दाग छोड़ देगा। हाथ में मेडिकल रिपोर्ट के साथ मुझे लगा कि मैंने अपना मजबूत तरीन ढाल पकड़ लिया है। चोट की सतह मुजरमाना अनासर पूरा करने के लिए काफ़ी थी। मेरा इरादा अपनी सास को जेल भेजने का नहीं था, लेकिन ये उन्हें मेरा पैसा वापस करने और मेरी तलाक की शराइत पर रजामंद होने के लिए मजबूर करने के लिए एक अहम दबाव का हथियार था। अस्पताल से हम सीधे वकील तारिक महमूद के दफ्तर गए। उन्होंने मेरी कहानी को गौर से सुना, रिकॉर्डिंग को दोबारा चलाया और ट्रांसफ़र के सबूतों की जांच की। ये केस यकीनन जीता जाएगा। फातिमा बेगम, उन्होंने इत्मीनान से कहा, यह रिकॉर्डिंग बहुत कीमती है। आपने इस्तकबालिया मनसूख किया। यह आपकी इज्जत नफ्स और सेहत की संगीन खिलाफ वर्जी के बाद अपने दिफा का एक जायज़ अमल था। हम आपके ज़रिए खर्च की गई तमाम लागत, सेहत और साख के लिए हर्जाना और पिछले कर्ज़ों का मुतालबा करेंगे। मैंने राहत की सांस ली। बराह करम इसे जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। मैं इसे जल्दी ख़त्म करना चाहती हूँ। फिक्र न करें, आज शाम को मैं नोटिस भेज दूंगा। तैयार रहें। वो ज़ख्मी जानवरों की तरह भड़केंगे, लेकिन डरे नहीं। कानून आपकी हिफाजत करता है। जैसा कि तवक्को थी, अगली सुबह एक रजिस्टर्ड ख़त इस ख़ानदान के घर पहुंचा। मेरी सास, जो सोफे पर बीमार होने का ड्रामा कर रही थी, लिफाफे को बेरुखी से फाड़ा। अंदर एक कानूनी फर्म के लेटर हेड वाला ख़त था, जिसका बड़ा उन्वान था, तलाक के मुकदमे और जायदाद की वापसी का मुतालबा की इतला। इसमें मेरे ज़रिए मांगे गए हर रुपये का तफसीली बयान था। इस्तकबालिया की लागत 80 लाख, मुरम्मत की लागत 20 लाख, ज़ाती हर्जाना 30 लाख, कुल 1 करोड़ 7 लाख 7 कारोबारी दिनों के अंदर वापस किए जाने थे। खत में यह भी वाज़ह कहा गया था कि हमले की कार्रवाई पर मुतासरा को मेडिकल रिपोर्ट मिल चुकी है और अगर शहरी तौर पर मामला को हल करने का कोई अच्छा इरादा नहीं दिखाया गया तो मुजरमाना कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। ये क्या बकवास है?
उसने मुझ पर मुकदमा किया। उसकी हिम्मत कैसी हुई मुझे अदालत में घसीटने की। शहजाद शहजाद अपनी बीवी के कारनामे देखो, वो मुझे मारना चाहती है। मेरी सास चीखी। उनके हाथ कांप रहे थे। शहजाद दौड़ता हुआ नीचे आया। उसका चेहरा नींद न आने और अपने दोस्तों से मुसलसल तंजिया पैगामात मिलने की वजह से थका हुआ था। जब उसने खत पढ़ा तो उसका चेहरा और भी जर्द पड़ गया। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उसने वाकई ये किया। अल्लाह, आज बात आज खत्म हो जाएगी। अम्मी, उसने एक वकील कर लिया है, लेकिन इस मुरम्मत के पैसे का क्या सबूत है? आपने तो कहा था कि आपने नकल दिया था। मैंने सोचा था कि उसने ट्रांसफर किया है। सबूत है? तबाह, हम 1 करोड़ कहाँ से लाएंगे? ये घर तो पहले ही बैंक में गिरवी रखा है जब तुम दिवालिया हो गए थे। और उस सूप के बारे में, वो अम्मी को जेल भेजने की धमकी दे रही है। शहजाद, मेरी मदद करो, अम्मी ने कहा। माँ और बेटे ने मायूसी से एक दूसरे को देखा। उनका गरूर फौरन गायब हो गया। उसकी जगह खौफ ने ले ली। उन्हें आखिरी कार एहसास हुआ। वो फर्माबरदार और भोली फातिमा मर चुकी थी। अब उनके सामने एक उम्दा होशियार मदई था, जो सब्र और हिकमत रखता था और जिसे वो अब और नहीं दबा सकते थे। खत भेजे जाने के 2 दिन बाद उसने कुछ मामलात को निपटाने के लिए इस घर में वापस जाने का फैसला किया। इस बार वो अकेली नहीं थी। भाई हमाद और उसके 2 हटे कटे दोस्त मेरे साथ थे। शहजाद ने दरवाज़ा खोला। मुझे देखकर उसकी आंखों में एक पल के लिए उम्मीद की चमक आई। फातिमा, तुम वापस आ गए। चलो हम उसे अमन से हल कर लेते हैं। लेकिन मेरे पीछे के ग्रुप को देखकर उसने घूंट पिया। तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? मार पीट करने? मैं पुलिस को रिपोर्ट करूंगा। भाई हमाद ने उसे जोर से धकेल दिया। तुम्हें मारने से मेरे हाथ ही गंदे होंगे। मैं अपनी बहन को उसका सामान लेने के लिए लाया हूँ। अगर तुम कोई मसला नहीं चाहते तो खामोश रहो। मैं सीधी दूसरे मंजिल पर हमारे कमरे में गई। अलमारी खोली और अपने सारे कपड़े सूटकेस में डाल दिए। मैंने पिछले साल खरीदा हुआ ब्रांडेड बैग उठाया, जिसे मैंने शायद ही कभी इस्तेमाल किया था। वो बैग मैंने तुम्हें दिया था, उसे मत ले जाओ। मेरी सास ने दरवाजे के पास से चीखा। ये बैग मैंने अपने पैसों से खरीदा था। आपने सिर्फ उसे ऑर्डर करने में मदद मांगी थी, लेकिन कभी अदायगी नहीं की। खरीदारी की रसीद और आपकी दरख्वास्त वाला चेट अभी भी मेरे फ़ोन में है। मैंने अपना फ़ोन दिखाते हुए पुरसुकून होकर कहा। मेरी सास खामोश हो गई। बहस नहीं कर सकी। मैंने अपनी शादी के सारे जेवरात भी ले लिए। वो 50 ग्राम सोना तो हमारी तरफ से शगुन था। शहजाद ने बहाना बनाने की कोशिश की। गलत मत समझो शहजाद, ये सोना मेरी अम्मी ने सबके सामने दिया था। तुम्हारे खानदान से सिर्फ एक 18 की रात की पतली सी जंजीर थी, जिसे मैंने पिछले साल तुम्हारा कर्ज चुकाने के लिए बेच दिया था। भूल गए? शहजाद खामोश हो गया। शर्म से उसका चेहरा सुर्ख हो गया। मेरे सारे सामान सूटकेस में जाने के बाद मैं सीधे नहीं गई। मेरे पास एक अहम मकसद था। शहजाद का ज़ाती कंप्यूटर उसके स्टडी रूम में था। वहाँ आखिरी सबूत था। मैंने अपने भाई हमाद को इशारा किया। वो फौरन समझ गया। वो शहजाद के पास गया। अब नीचे जाओ, इस जायदाद के मुंतकिल के बयान पर दस्तखत करो। जल्दी। कैसा बयान? मैं किसी भी चीज़ पर दस्तखत नहीं करूँगा। भाई हमाद ने अपनी आस्तीनें चढ़ाई, अपने मजबूत पट्टों को दिखाया। शहजाद डर गया। वो नीचे चला गया। मेरे भाई के 2 दोस्त उसके पीछे पीछे। उस मौका का फ़ायदा उठाते हुए मैं स्टडी रूम में गई। मैं शहजाद की आदत जानती थी। वो कभी अपना कंप्यूटर बंद नहीं करता था, सिर्फ स्लेप मोड पर रखता था। मैंने माउस हिलाया, स्क्रीन जल गई। पासवर्ड मांग रही थी। मैं तंजिया तौर पर मुस्कुराई। एक बार नशे में उसने फ़ख्र से बताया था कि उसके तमाम पासवर्ड उसकी पहली महबूबा की तारीख पैदाइश थे, जिसने उसे एक अमीर आदमी के लिए छोड़ दिया था। उस वक्त मैं पूरी रात रोई थी। अब माजी की वो जुल्मत मेरा हथियार बन गई थी। मैंने वो तारीख टाइप की और गेम्स के आइकॉन से भरा डेस्कटॉप नज़र आया। जैसा कि मुझे शुबा था, वो अभी भी व्हाट्सएप वेब पर लॉग इन था। मैंने उसके कंप्यूटर पर व्हाट्सएप डाउनलोड फोल्डर खोला। तमाम तस्वीर और फाइलें वहाँ खुदकार तौर पर महफूज हो गई थी। बेवकूफ़ शहजाद ने डेस्क पर एक मालियाती एक्सेल फाइल भी महफूज की थी। मैंने फ़ौरन इन तमाम फाइलों को चुना और उन्हें एक तेज़ रफ्तार फ्लैश ड्राइव पर कॉपी कर लिया। मैंने अपनी आंखों के सामने किया। क्या देखा? तैयारी के बावजूद ये अभी भी चौंका देने वाला था। खानदानी मालियात नामी फोल्डर के अंदर एक एक्सेल फाइल थी, जिसमें शहजाद के जरिए हमारे मुश्तरका खाते से उसकी वालदा के नाम पर एक और खाते में किए गए हर ट्रांसफ़र की बड़ी एहतियात से दर्ज किया गया था। मकसद वालदा और भाई के लिए गांव में ज़मीन खरीदना। ट्रांसफ़र की तारीखें बिल्कुल उन औकात से मिलती थी जब मुझे लगता था कि हमारे खाते में पैसा अजीब तरह से कम हो रहा था, जिसे वो हमेशा सरमायाकारी में नुकसान के तौर पर बयान करता था।
اس سے بھی بدتر میری جان نامی فولڈر میں شہزاد اور سعدیہ نامی ایک خاتون کے درمیان ہزاروں اسکرین شاٹس گفتگو تھی، میٹھے الفاظ، میرج ہال میں ملنے کے بعد، یہاں تک کہ اصلی تصاویر بھی جب میں اس کا قرض چکانے کے لیے سخت محنت کر رہی تھی، وہ میرے پسینے کی کمائی کا استعمال دوسری عورتوں کو پالنے اور گندی خوشی کو لطف اٹھانے کے لیے کر رہا تھا۔ میں نے سب کچھ کاپی کر لیا، ایک بھی فائل نہیں چھوڑی۔ تم یہ کیا کر رہی ہو؟ نیچے سے شہزاد کی چیخ سنائی دی۔ ہو گیا، میں نے فلیش ڈرائیو نکالی، اپنی جیب میں ڈال دی۔ اسی وقت شہزاد غصے سے سرخ چہرے کے ساتھ اندر گھسا۔ تم نے میرا کمپیوٹر چھوا، کمپنی کا ڈیٹا چرانا چاہتی ہو؟ لاؤ ادھر۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، میں نے اسے زور سے جھٹک دیا۔ یہ کمپیوٹر بھی میں نے ہی تمہیں پچھلے سال تمہاری سالگرہ پر 25,000 میں خرید کر دیا تھا۔ میں بس یہ جانچ رہی تھی کہ یہ ابھی بھی کام کر رہا ہے۔ یہ اپنے مالک کی طرح خراب ہو گیا ہے، اور فکر مت کرو، تمہارے کمپیوٹر میں جو گنانا کچرا ہے اسے چھونے کی میری کوئی خواہش نہیں ہے۔ اس کے بعد میں اس شان سے باہر چلی گئی، شہزاد کو حیران چھوڑ کر، اسے احساس کیے بغیر کہ میری جیب میں وہ چھوٹی سی فلیش ڈرائیو اس کی شادی، کیریئر اور عزت نفس کے لیے موت کا وارنٹ تھی۔ اس گھر سے ہم سیدھے وکیل کے دفتر گئے۔ مسٹر طارق نے فلیش ڈرائیو میں فائلیں کھولی۔ جیسے جیسے وہ دیکھتے گئے ان کی پیشانی سکڑتی گئی اور پھر ایک بہت حیرت انگیز حالت میں بدل گئی۔ ناقابل یقین، یہ شخص بیوقوف ہے، اتنا پر اعتماد کہ اس نے اپنے جرائم کے ثبوت کو اتنی صفائی سے محفوظ کیا۔ اسے کہتے ہیں اپنی قبر خود کھودنا۔ فاطمہ بیگم اسکرین پر موجود عدد و شمار بول رہے ہیں۔ 3 سال میں شہزاد نے اپنی والدہ کو کھاتے میں جو پیسہ غبن کیا تھا وہ 50 لاکھ تک پہنچ گیا تھا۔ یہ سب میرے تنخواہ کے کھاتے اور آن لائن اسٹور کی آمدنی کے کھاتے سے تھا جس پر میں نے اسے بھروسہ کیا تھا۔ جہاں تک زنا کا سوال ہے، سعدیہ کے لیے کاسمیٹکس، کپڑے خریدنے اور یہاں تک کہ اس کے اپارٹمنٹ کا کرایہ ادا کرنے کے ٹرانسفر کے ثبوت بڑی احتیاط سے محفوظ کیے گئے تھے۔ ایک پیغام بھی تھا جس میں اس نے میری توہین کی تھی۔ میری بیوی بہت بیوقوف ہے، میں جو بھی کہتا ہوں وہ کر دیتی ہے۔ اس کے پیسے میں تمہیں کچھ بھی دے سکتا ہوں۔ فاطمہ یہ پڑھ کر میں روئی نہیں، میں ہنسی، ماضی میں اپنی بیوقوفی پر ہنسی۔ میں نے ایک ایسے شخص سے محبت اور احسار کیا تھا جو جانوروں سے بھی بدتر تھا، لیکن خوش قسمتی سے اس کی بیوقوفی نے ہی مجھے بچایا۔ فاطمہ بیگم، مسٹر طارق نے جوش سے کہا، ان ثبوتوں کے ساتھ ہم شہزاد اور اس کی والدہ کی تمام جائیدادوں کو منجمد کرنے کے لیے عدالت میں ایک ہنگامی درخواست دائر کر سکتے ہیں۔ گاؤں میں وہ زمین کیونکہ اس کا ذریعہ مشترکہ جائیداد کے غبن میں ثابت ہوتا ہے، ہم اسے ضبط کر سکتے ہیں اور پھر تقسیم کر سکتے ہیں۔ یہ جنگ یقیناً جیتیں گے۔ کیجیے سر، میں نے پختگی سے کہا، میں چاہتی ہوں کہ ان کے پاس کچھ بھی نہ بچے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ دھوکہ دیے جانے اور سب کچھ کھونے کا احساس کیسا ہوتا ہے۔ اس رات میں نے اپنے خاندان کے ساتھ رات کا کھانا کھایا۔ ماحول اب بہت زیادہ آرام دہ تھا۔ ابا نے میرے لیے چکن کا ایک ٹکڑا پیش کیا۔ خوب کھاؤ بیٹا، تمہیں لڑنے کے لیے طاقت چاہیے، تم بہادر ہو، مجھے تم پر فخر ہے۔ میں روتی ہوئی کھا رہی تھی، لیکن اس بار یہ راحت کے آنسو تھے۔ مجھے پتا تھا کہ یہ المیہ جلد ہی ختم ہو جائے گا۔ 2 ہفتے بعد ہمارا طلاق کا مقدمہ باضابطہ طور پر درج ہو گیا۔ جائیداد کو منجمد کرنے کا حکم جلد آ گیا۔ شہزاد اور اس کی والدہ کے بینک کھاتے اور گاؤں کی زمین سب کچھ منجمد کر دیا گیا۔ یہ خبر اس خاندان کے لیے دن میں بجلی گرنے جیسی تھی۔ وہ ایک پیسہ بھی نہیں نکال سکتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، شہزاد کا زنا اور غبن پھیل گیا۔ نادیہ کا خاندان جیسے ہی انہیں اپنے ہونے والے سمندی کا اصل چہرہ پتہ چلا، انہوں نے باضابطہ طور پر شادی منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا۔ نادیہ کے والد نے شہزاد کے دفتر میں جا کر ہنگامہ بھی کیا، اس پر پیسے اور جذبات کو دھوکہ دینے کا الزام لگایا، کیونکہ پتہ چلا کہ شہزاد نے کاروبار کے لیے نادیہ کے والد سے بھی کافی رقم ادھار لی تھی۔ شہزاد کے باس، جو کمپنی کی تصویر کو بہت اہمیت دیتے تھے، اسے فوراً نوکری سے نکال دیا۔ شہزاد نے اپنی نوکری، پیسہ، بیوی اور عزت نفس کھو دیا۔ میری ساس شدید صدمے کی وجہ سے فالج کا شکار ہو گئی اور اسپتال میں داخل ہو گئی۔ وہ ٹیڑھے منہ کے ساتھ بستر پر پڑی تھی، واضح طور پر بات نہیں کر پا رہی تھی۔ اب کوئی خدمتگار بہو نہیں تھی جو انہیں کھلاتی یا ان کا ڈائپر بدلتی۔ صرف میرے سسر اکیلے ان کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ لاچاری اور دیر سے ہونے والے پچھتاوے سے بھرے ہوئے ایک موسلا دھار بارش والی دوپہر شہزاد ہمارے گھر آیا۔ اس کی شکل و صورت بکھری ہوئی اور میلا تھا۔ وہ بند گیٹ کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، بارش کے درمیان دردناک طور پر رو رہا تھا۔ فاطمہ، میں غلط تھا، میں تم سے معافی مانگتا ہوں، برائے کرم مقدمہ واپس لے لو۔ امی مر سکتی ہیں، ہمارا خاندان برباد ہو گیا ہے۔ فاطمہ، برائے کرم ہماری 3 سال کی شادی کے لیے مجھے ایک موقع دو۔ میں نے اسے دوسری منزل کی بالکونی سے دیکھا۔
میرے دل میں رحم کا ایک ذرہ بھی نہیں تھا۔ 3 سال کی شادی، کیا اس نے اس کے بارے میں تب سوچا تھا جب اس نے مجھے 400 لوگوں کے سامنے نکالا اور ذلیل کیا تھا؟ ابا ایک کالا چھاتا لے کر باہر آئے۔ شہزاد کو ایک ایسے والد کی ٹھنڈی آنکھوں سے دیکھا جس کی بیٹی کو چوٹ پہنچائی گئی تھی۔ گھر جاؤ، ابا نے بھاری آواز میں کہا۔ میری بیٹی کا اب تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسا بو گے ویسا پاؤ گے۔ اب تمہاری باری ہے اس سارے دکھ کا بھگتان کرنے کی جو تم نے میری بیٹی کو دیا۔ ہمارے گھر کے سامنے گندگی مت پھیلاؤ۔ ابا نے زور سے گیٹ پٹک دیا۔ وہ آواز جیسے تمام انتقام کا خاتمہ تھی۔ شہزاد بارش کے پانی کے تالاب میں پھوٹ پھوٹ کر روتا رہا، لیکن اس کے آنسو اب کسی کا دل نہیں پگھلا سکتے تھے۔ 3 مہینے بعد پہلا عدالتی فیصلہ آیا۔ میں پوری طرح جیت کے عدالت نے طلاق کے مقدمے کو منظور کر لیا۔ جائیداد کے معاملے میں شہزاد اور اس کے خاندان کو 1 کروڑ 20 لاکھ ہرجانہ دینے کا حکم دیا گیا، جس میں رقم کی واپسی، اخلاقی نقصان اور جلنے کے زخم کے علاج کی لاگت شامل تھی۔ ان کی گاؤں کی زمین ضبط کر لی گئی تھی اور ہر ہرجانہ ادا کرنے کے لیے جبری نیلامی کر دی گئی تھی۔ میری شادی کے زیورات کو میری ذاتی جائیداد کے طور پر تسلیم کیا گیا۔ عدالت کی عمارت میں فیصلے کے خط کے ساتھ باہر نکلتے ہوئے میں نے آزادی کی ہوا میں ایک گہری سانس لی۔ کچھ عرصے بعد میں نے سنا کہ اس خاندان کو اپنا بچا ہوا قرض چکانے کے لیے اپنا گھر بیچنا پڑا اور گاؤں جانا پڑا۔ رشتہ داروں کے تانوں کے درمیان جیتے ہوئے شہزاد شراب اور قرض میں ڈوب گیا، لیکن وہ خبر اب میرے لیے ہوا کے جھونکے کی طرح تھی۔ وہ ایک تاریک ماضی کا حصہ تھے جسے میں نے مضبوطی سے بند کر دیا تھا۔ میں نے اپنی دکان میں آئے ایک نئے گاہک کو دیکھ کر مسکرائی۔ میری نئی زندگی کیک کی طرح میٹھی اور خوشبودار